देखो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ थे, हमने इंडिया का पोखरण टेस्ट पढ़ लिया था, ठीक है। और वो पोखरण टेस्ट जो इंदिरा जी के टाइम में हुआ था, और देश के पास अपना पहला एटम बम आता है, और वो आता है 18 मई 1974। इसका सारा प्लस और इसका सारा माइनस हमने देख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एनएसजी की तरफ। एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है। और देखो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को लाने के पीछे कारण क्या है, जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, अब ये चीज़ जो है दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब अब अगर इंडिया ने कर दिया बिना एनपीटी के मेंबर बने, जब आप लोगों ने देखा था बिना एनपीटी के मेंबर बने आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो बिना एनपीटी के मेंबर बने इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है, अब ये न्यूक्लियर टेस्ट बाकी कंट्री भी करेंगे, ठीक है ना। कोई रुकने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी लाने की बात हुई। एनएसजी लाने के लिए एनएसजी हुआ क्या, देखो इधर भारत 1974 में क्या करता है, पोखरण टेस्ट, और इधर 1975 में क्या लाया जाता है, एनएसजी। एनएसजी जो लाया जाता है, साफ साफ लिखा है 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो मिलकर एनएसजी लाते हैं। उन कंट्रीज के नाम कौन कौन से हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, वेस्ट जर्मनी है, सोवियत यूनियन है, यूएस और यूके है। तो शुरुआत एनएसजी का इन्हीं 7 कंट्रीज से होता है। वो अलग बात है, बाद में आते आते इसमें बहुत सारे मेंबर कंट्री हो जाते हैं। एनएसजी को लाने का पर्पस क्या है और एनएसजी बनता कैसे है। एनएसजी बनता ऐसे है कि जिन कंट्री के पास यूरेनियम है उनका एक ग्रुप बना लो, जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो जानते हैं सारी चीज़ों को, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, उनको मेंबर बना लो। अब मेंबर बनाकर इस ग्रुप के थ्रू पूरी दुनिया में कंट्रोल करो कि कोई एटम बम ना बनाए। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एटम बम ना बनाए। अब मान लो भारत ही है और एटमिक टेस्ट करना चाहता है, या भारत ही है या कोई काम करना चाहता है, तो भारत के पास यूरेनियम कहाँ है अच्छी गुणवत्ता का, तो भारत तो उस कंट्री के पास जाएगा जिसका यूरेनियम है। लेकिन वो कंट्री तो एनएसजी का मेंबर है ना, वो तो आपको देगा ही नहीं, क्योंकि एनएसजी बनने से आपको नुकसान हो गया। अब मान लो भारत किसी कंट्री के पास जाके कह रहा है कि सुनो हमको ना थोड़ी हेल्प कर दो, रिएक्टर को लगाने में हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो दूसरा कंट्री कहेगा भारत तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि तुम एनएसजी के मेंबर नहीं हो। अब देखो भारत को कितनी प्रॉब्लम होने लगी, और अब भारत चाह के भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। और न्यूक्लियर से छोड़ो, भारत चाह के भी आसानी से न्यूक्लियर रिएक्टर को दूसरे कंट्री की मदद से लगाकर पावर जनरेशन भी नहीं कर सकता। ये दिक्कतें अब भारत को आने लगी। मैं किसी और कंट्री के रेफरेंस से बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ भारत के रेफरेंस से बात करना चाह रहा हूं। इसको पहले बंद कर दो, ठीक है ना। उसके बगल वाला, हाँ बस, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर यह बात की गई, एनएसजी को लाकर कोशिश ये करनी है कि अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, अगर किसी दुनिया को कोई भी काम करना है, दुनिया में किसी भी कंट्री को, चाहे तो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना है, चाहे या तो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाना है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस तरीके से भी तो हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टिव यूज के नाम पे डिस्ट्रक्टिव वाला काम कर लें। समझ आ रही बात की नहीं, कंस्ट्रक्टिव के नाम पर आप डिस्ट्रक्टिव वाला काम कर लें। तो इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए एनएसजी लाया गया। अब एनएसजी में जो मेंबर है, ठीक है ना, ये मेंबर कलेक्टिवली ही चीजों को डील कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पर्सनल डील है, बहुत अच्छे रिलेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया पर्सनली जाके भारत की हेल्प कर रहा है, नहीं कर सकता, क्योंकि एनएसजी में होने की वजह से ये मजबूरी हो गई। नहीं तो कोई भी कंट्री पर्सनली किसी दूसरे कंट्री की हेल्प कर सकता था। अब इसमें हो गया तुम्हारा नुकसान। तुम्हारा क्यों, उन सारे कंट्रीज का नुकसान हो गया जो एनएसजी के मेंबर नहीं है। तो एनएसजी का मेंबर बनने से क्या फायदा था, अच्छा खासा तुम्हारी इकोनॉमी बढ़नी थी, अच्छा खासा न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनना था, अच्छा खासा तुम्हारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर होना था, अच्छा खासा हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होना था, जीडीपी बढ़ना था। और न्यूक्लियर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पावर जनरेशन करने का। और भारत जैसे कंट्री में जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं वो टूटने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि फिर से बनाए जाए, फिर से सरकार पैसा निकाले और फिर से उनका कमीशन खाया जाए, चाहे सरकारी तंत्र हो चाहे आप फिर आप ब्यूरोक्रेट्स हो, है कि नहीं। तो यहां पर इन चीजों को बनने के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसलिए भारत जैसे कंट्री को यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब बात होती है, अब देखो ऐसा होता है डिस्कशन चलता है और फोर्स में आता है।
एक को बोलते हैं सिग्नेटरी, एक को बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो सिग्नेटरी से रेटिफिकेशन तक सब ईयर बोल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, आपने तैयारी शुरू की है ना, आपने अपने घर से ही पढ़ना शुरू कर दिया, घर में बातचीत शुरू हो गई, तभी से शुरू हो गया। कोचिंग ज्वाइन किया 1975 से, तब 74 बोले 75 बोले, तो शुरुआत तो आपने घर से तैयारी कर दी 74 से ना। कोचिंग फाइनली 75 में ज्वाइन किया, तो ऑफिशियल तैयारी अभी 75 से शुरू हुई, वैसे तैयारी तो 74 से शुरू हो गई। उसी को बोलते हैं पहले सिग्नेटरी, फिर बोलते हैं रेटिफाई। कभी कभी तो सिग्नेटरी के बाद रेटिफाई होने में 2-2 4-4 साल लग जाते हैं, ठीक है ना, 2-2 4-4 साल लग जाते हैं, ठीक है। और सुनो, अब देखो यहाँ पे बात ये होती है कि एनएसजी में भारत को फिर मेंबर बनने में दिक्कत क्या आ रही है। एनएसजी में भारत मतलब एनएसजी का मेंबर बनने में भारत को दिक्कत, वैसे तो भारत 1990 से ही कोशिश कर रहा है एनएसजी का मेंबर बनने के लिए। अब भारत को किस लेवल की दिक्कत आ रही है? पहली दिक्कत तो ये है कि ये लोग भारत को सपोर्ट में जा ही नहीं रहे, और एनएसजी का मेंबर बनने के लिए जरूरी है कि सारे एनएसजी के कंट्री आपके फेवर में होने चाहिए, यानी सारे कंट्री आपके फेवर में वोट करना चाहिए। बहुत सारे कंट्री हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एनएसजी के मेंबर होकर आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आपका अपोज कर रहे हैं और यूनानिमसली एवरी कंट्री शुड बी इन द फेवर ऑफ यू, ऐसा हो नहीं रहा, तो मेंबर कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये नियम है और यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर चाइना तो कभी कभी मना नहीं करेगा, मतलब कभी नहीं बोलेगा, हाँ तो ठीक है ना, अफ्रीका से मनवा लो, ऑस्ट्रिया से मनवा लो, न्यूजीलैंड से मनवा लो, वो सभी तो मना कर रहे हैं। अब आप पूछोगे सर अफ्रीका क्यों मना कर रहा है? देखो, अफ्रीका को ये बोला गया, जब अफ्रीका एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, अफ्रीका तुम जाओ और पहले एनपीटी पे साइन करो। अफ्रीका ने कर दिया, यानी अफ्रीका एटम बम बनाना मना कर दिया। अफ्रीका अपने यहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला था बंद कर दिया। अब भारत ये काम करने को तैयार है नहीं, तो अफ्रीका क्यों कहेगा साउथ अफ्रीका कि भारत तुम एटम बम भी रखो, तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाओ और तुम एनएसजी के मेंबर बन जाओ। इसलिए साउथ अफ्रीका सीधा भारत का विरोध कर रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के भारत के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, लेकिन जो नियम साउथ अफ्रीका के साथ था वो नियम भारत के साथ भी होना चाहिए। साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका भारत का साथ नहीं दे रहा है। वैसे साउथ अफ्रीका अपनी जगह पे सही भी है अगर लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे भारत नंबर नहीं बन रहा। और चाइना को तो खुल्लम खुल्ला अपोजिशन होता ही होता है। चाइना को पता है अगर भारत एनर्जी का मेंबर बन जाता है, इंडिया में आसानी से न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें आएंगी और भारत में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा। और भारत जैसा जो विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र जो है ना, डेवलपिंग कंट्री है, ये आसानी से डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि भारत को काफी हद तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में चीजें पता है। सिर्फ कुछ ही दिक्कतें आ रही है और वो दिक्कतें पूरी हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह की चीजें हैं जो इस सिस्टम के अंदर एनएसजी के मेंबर बनने में भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और पाकिस्तान, चाइना के भी कहना, अगर भारत मेंबर बनेगा तो भैया पाकिस्तान क्यों नहीं बनेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं जो इसके अंदर की जा रही हैं, ठीक है। और भारत को फोर्स किया जा रहा है कि इंडिया तुमको एनएसजी का मेंबर बनना तो जाओ एनपीटी पे साइन करो, और एनपीटी पे भारत साइन कर नहीं रहा, और सिर्फ एनपीटी पे नहीं, सीटीबीटी पे ही। तो ये सारी दिक्कतें, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं माइनस कहीं प्लस, इसको बहुत बैलेंस में समझना होगा। अब बात होती है कि भारत को मेंबर क्यों बन जाना चाहिए। अगर एज ए इंडियन हम लोग बात करें और कंक्लूजन में बात करें, भारत के फेवर में जाके बात करें, तो इंडिया को कोई मेंबर बन जाना चाहिए। तो इंडियन को मेंबर इसलिए बन जाना चाहिए क्योंकि भारत 1998 से अगर हम बात करें तो 1998 से लेकर आज तक इंडिया ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में इंडिया ने लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब से लेकर आज तक इंडिया ने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। ये बताता है कि भारत जो है क्या है, एक पीसफुल कंट्री है। ये क्या बताता है? भारत एक पीसफुल कंट्री है। बात समझ में आ रही है? पहली बात। और सुनना, ठीक है, भारत एक पीसफुल कंट्री है। तो पहला 1990 के बाद इंडिया ने अभी तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। भारत ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है 1998 के बाद, ठीक है ना। इसका ना 25 साल जैसा गैप भारत कैसे कर सकता है, ठीक है ना। 25 साल तो बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट निकला, ठीक है। 1998 के बाद भारत ने काम नहीं किया, पहली चीज। दूसरा चीज सुनना, भारत एनएफयू को फॉलो करता है। एनएफयू का मतलब होता है नो फर्स्ट यूज। एनएफयू का मतलब होता है नो फर्स्ट यूज। इसका सीधा मतलब है कि हम पहले एटॉमिक टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब किसी दूसरे कंट्री पर पहले एटम बम नहीं गिराएंगे। जब कोई हमारे कंट्री पे गिराएगा उसके बाद ही हम किसी कंट्री पे एटॉमिक टेस्ट करेंगे। इसका मतलब है भारत एक पीसफुल कंट्री है। नहीं तो भारत किसी पर पहले भी एटम बम गिरा सकता था, नहीं तो अगर ऐसा होता तो भारत एनएफयू क्यों लाता।
हम पहला एटॉमिक टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब किसी पे एटॉम बम नहीं गिराएंगे। दूसरी बात, तीसरा, भारत के फेवर में, भारत आईएए को अपनाता है और आईएए को अपने देश में लागू करता है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आप हमारे देश में आकर हमारे रिएक्टर्स को देख सकते हैं, लेकिन उसी रिएक्टर्स को हम लागू करते हैं जो हम किसी दूसरे कंट्री की मदद से चला रहे हैं, अपना पर्सनल रिएक्टर नहीं दिखाएंगे। और इतना भी होशियारी होना चाहिए, कल को मान लो तुमको न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ेगा और सारे रिएक्टर दिखा दिए तो कहां करोगे अगली बार? तुम चोरी छुपे मान लो तुमको करना ही पड़ जाए, किसी को पता है आपका समय कब कितना बुरा आ सकता है और कब आपको ये काम करना पड़ सकता है। इंदिरा जी ने क्यों ऐसा स्टेप लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों ऐसा स्टेप लिया था? क्योंकि चाइना तुम बना रहे हो, चाइना तुम डेवलप कर रहे हो और भारत चुपचाप बैठा रहे। इंडिया चाइना का युद्ध होगा तो भारत 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, हिरोशिमा नागासाकी की तरह। तो भारत की रक्षा भी तो है एटम बम का रखना, भले हम नहीं गिराएंगे, हम नो फर्स्ट यूज को फॉलो करते हैं, लेकिन सामने वाले को डर भी तो होना चाहिए हमारे पास भी बम है। तो ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो इंडिया आईए को फॉलो करता है और इंडिया आईए को फॉलो करने के बाद आईए के नियम कानून मानता है और उसको अलाउ करता है, भाई आओ तो हमारे यहाँ के रिएक्टर्स देख सकते हो, लेकिन वही रिएक्टर जो दूसरे कंट्री की मदद से चलते हैं, वो रिएक्टर नहीं। ठीक है ना, वो रिएक्टर नहीं जो हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से चलाते हैं। फिलहाल हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कहाँ कोई रिएक्टर चला ही रहे हैं। एक रिएक्टर आया, वो भी राजस्थान वाला, भी इस बार पहली बार जो हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उस रिएक्टर को चलाना शुरू किए हैं। ठीक है, ये आईएए की बात हुई। अगला सुनो, ये क्वेश्चन सब यूपीएससी के पूछे गए, ये वाला पूछा गया। ठीक है, अगला सुनो, भारत बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनका मेंबर है। जैसे आपको बताऊं, भारत एमटीसीआर का मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, अभी बात करेंगे। भारत वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है, ये सारे नाम हम लोग कल सुन रहे थे। वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है भारत। क्या है? भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है। ये सारी चीजें भी दुनिया में जो लाई गई, ये भी पीसफुल पर्पस के लाई गई और भारत पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में इन सब चीजों का मेंबर हुआ है। इसका मतलब ये सारी चीजें शांति के लिए किए गए ग्रुप हैं, समूह हैं, एग्रीमेंट है। जब भारत इस तरह के ग्रुप के मेंबर बन रहा है, इसका मतलब सीधा ये बोला जा रहा है कि भारत पीसफुल कंट्री है और भारत शांति के लिए प्रयास कर रहा है। नहीं तो भारत 2-4 एटम बम टेस्ट कर रहा होता, उल्टा सीधा काम कर रहा होता, उल्टे सारे समूह में पार्ट ले रहा होता, मेंबर बन रहा होता। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत के फेवर में बात बताती हैं और अंत में आपको कंक्लूड करके करना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 का टॉपिक चल रहा है कि भारत जैसे कंट्री को एनएससी का मेंबर बन जाना चाहिए, या भारत के सपोर्ट में इस तरह के पॉइंट्स कह रहे हैं। भाषण में आ रही कि नहीं आ रही है? यह है आपका पूरा का पूरा एनएससी की कहानी जो मैंने आपको यहां समझा दिया है। हाँ, क्यों गिराएगा वो? वही तो पूछ रहा, क्यों गिराएगा? तो फिर क्यों गिराएगा? वही तो हम पूछ रहे हैं। फिर तो तुमको पता है तो तुम भी तैयार हो गए ना गिराने के लिए, तभी तो सब वाला नहीं गिराएगा ना। तुम एक लाइन में बोले तुम बहुत निगेटिव आदमी हो। ठीक है, उसके घर में कट्टा है और तुम अपने घर में कट्टा नहीं रखोगे, रोज आके तुमको उल्टा सीधा बोल के जाएगा, एक दिन रख लोगे बोलना बंद कर देगा, तुम फिर निगेटिव इंसान हो, तुम नहीं पॉजिटिव देख पा रहे हो। कभी कभी सच उठाना भी जरूरी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे, ठीक है, कि पाकिस्तान अगर हम शांति के लिए प्रयास करते हैं ना तो हम परमाणु हथियार उठाना भी जानते हैं। तो कई बार भगवान श्री राम को पता ना 100 गाली तक बर्दाश्त है, 100वें गाली पे गला काट देंगे, ये भारत की परंपरा है। ठीक है, तो थोड़े बहुत लेवल पे तो ऐसे तो तुम्हारा गला भी काट देके चला जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि ऐसे बोला नहीं जाता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक होना जरूरी। आप शायद कल थे नहीं थे तो फिर डिप्लोमेटिक मैंने चैप्टर क्यों बोला था? इतना खुल के कोई बोलेगा हम पहले एटम बम गिरा सकते हैं, कभी भारत बोलेगा चीज है तो भारत कैसे अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे बोलेगा हम शांति के दूत हैं? भारत कैसे बताएगा कि हम पीसफुल कंट्री हैं? यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो हम गिरा दिए, क्यों बोलेंगे हम? और हम नहीं गिराएंगे, हम सीधे बोले नहीं गिराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एटम बम होना सामने वाले को डर है, खत्म बात। ठीक है ना, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनर्जी की कहानी खत्म, अब आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। एनर्जी पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहां बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में कुछ है नहीं ज्यादा, एक लाइन में सुन लो। 1985 में लाया जाता है। ठीक है, 1985 में लाया जाता है। इसमें असल में होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में बहुत सारे कंट्री के लोग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग बुलाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में जो मीटिंग बुलाई जाती है उसके पीछे कारण होता है कि जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं, जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? जैसे कोविड वायरस है, अगर कोई बनाकर किसी दूसरे कंट्री में डाल रहा है, वो भी एक तरह का हथियार ही होता है, वेपन्स ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वेपन्स।
क्या पता चाइना ने इसको एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह लैब के अंदर बनाया हो, कितना सच आज तक पता नहीं चला। अब जैसे केमिकल वेपन्स है, ठीक है, केमिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन मान लो मैं जैसे भोपाल गैस टेस्टी में एक गैस थी मिथाइलोसाइनेट, मैं उसको अपने लैब में बना रहा हूँ और उस गैस का रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में कर दे रहा हूँ। तो इस तरह के जो हथियार है ना, ये दुनिया में कोई यूज में नहीं लाएगा। और इसके लिए जो एक मीटिंग हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और जितने कंट्री वहां थे ना, सारे कंट्री उस बात से तैयार हो गए और वहीं पर एक ग्रुप बना, उसी कंट्री के नाम पर उस ग्रुप का नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप रख दिया गया। और इसी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत भी 2016 के बाद जाकर मेंबर बना है, यानी ये भी बताता है कि भारत एक पीसफुल कंट्री है। ठीक है, अगला हम चलते हैं एमटीसीआर की तरफ। एमटीसीआर थोड़ा सा टेक्निकल है। एमटीसीआर का पूरा नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, इसका पूरा नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, एमटीसीआर क्या, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या है ये? अप्रैल 1987 में G7 कंट्रीज आते हैं और इसको लाते हैं, वही 7 कंट्रीज जो आप लोगों ने पीछे एनएससी वगैरह में देखा था। ठीक है, वो वही फिर आ गए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके। शुरुआत में इतने कंट्री थे, बाद में फिर मेंबर बढ़ गए। ठीक है, 45-46 के 35-36 के आसपास कंट्री है। ठीक है, इस पूरे एमटीसीआर के बारे में ये कहा जाता है, एमटीसीआर के पीछे पर्पस ये है कि ये पूरी तरह से कोशिश करेगा रोकने के लिए, पूरी तरह से कोशिश करेगा रोकने के लिए। किसको रोकने की कोशिश करेगा? प्रोलिफरेशन, यानी बढ़ावा देना। किस चीज को? किसी मिसाइल को, किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, इस तरह के अनमैन्ड व्हीकल या मिसाइल्स को, खास तौर से जो 500 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकते हो और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी को ले जा सकते हो। इस तरह की चीजें बनने से रोकी जाएंगी पूरी दुनिया में। क्यों? अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की मदद मांगता है इस तरह के मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए, तो कोई कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करेगा तो इस पैरामीटर के अंदर ही करेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि पीस के लिए बात करनी है। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर इतनी डिस्टेंस के लिए भी क्यों दिया गया? ये भी नहीं मना करते, ये भी मना कर देते। इसलिए क्योंकि आपके अपने कंट्री की सुरक्षा भी तो होती है, डिफेंसिव पर्पस। हर आदमी अपने घर के अंदर शस्त्र क्यों रखता है? अपनी सुरक्षा के लिए। शस्त्र रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी पर अटैक करने के लिए। कल को आपके लिए, अभी वही क्वेश्चन ये बच्चा पूछ रहा है कि सर कोई आ गया अटैक कर ही दिया पहले, तो हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे क्या हालत है, उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन हमेशा हम बोलेंगे हम शांति के दूत हैं, जब पहला हाथ वो उठाएगा तभी हम दूसरा उठाएंगे। ये बात हम हमेशा बोलेंगे, चाहे आप कितना भी प्रेशर डाल दीजिए। समझ आ रही बात की नहीं? क्योंकि फिर फर्स्ट यूज होने का मतलब क्या है? नहीं कंडीशन बहुत खराब है, गिरा देंगे। हम क्या रुकेंगे? अभी पहले उसका हाथ उठाने दो, जब हाथ उठाएंगे तब तोड़ेंगे हाथ उसका। पहले उसको हाथ उठाने दो, क्या पता बोल के बात खत्म हो जाए। और ये तुमको कैसे पता गिरा ही देगा? बहुत चीजें होती, बोलने के बाद आदमी किनारे हट जाता है कि नहीं? एवरीबॉडी क्लियर? चलिएगा, इतना निगेटिव होके जिंदगी नहीं जिया जाएगा। ठीक है ना? जब गिराया जाएगा देखा जाएगा, और ऐसी गलती नहीं होने देंगे। जब मौका होगा उस समय देखा जाए उसमें क्या कंडीशन बनती है। लेकिन फिर हम खुला नहीं बोलेंगे एटम बम पहले गिराएंगे। जब हमारी पॉलिसी में नहीं एटम बम पहले गिराने का, तो कैसे बोल सकते हैं? हमारा तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। फिर तो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो गई बम गिरा ही दिया तो फिर अरे भाई नहीं गिराएगा, खत्म बात। क्योंकि हमारा डर है ना उसको, नहीं तो ऐसी नीति हम क्यों बनाते? और अगर हम ये बता दें कि देखो ज्यादा गुस्सा गुस्सी करोगे एटम बम गिरा देंगे, तब तो फिर ये हो जाएगा भारत वो चढ़ा हुआ कंट्री है। ऐसी चीजें चाइना में भी हैं। जैसे इन्होंने बोला चाइना अगर कर दे, चाइना भी एनएफयू को फॉलो करता है। एक बार आप आईआर के टीचर से पूछ लीजिएगा, तब तो और भी कंडीशन हो गया कि चाइना और इंडिया भी फिर इस हिसाब से एटम बम नहीं गिरना चाहिए। अगर चाइना भी एनएफयू, पाकिस्तान कहता है कि हम एनएफयू फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना? अभी आपके राजनाथ सिंह पहुंचे थे लास्ट टू लास्ट ईयर, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, सीधा जाकर है ना, जब शुरुआत में, जब वो नया दूसरे टेंडर में मोदी जी जब आए थे, तो डिफेंस में साफ गए और कहे पाकिस्तान को सुनो, हो सकता है जरूरत पड़ने पर एनएफयू फॉलो ना करे। वो एक कंट्री को डराने के लिए बोला गया था। तो कभी कभी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, उस समय की कंडीशन देखी जाएगी। ऐसा नहीं है, भारत भी एक बार पाकिस्तान के लिए बोल चुका है। दुर्गति कर दिया तुम लोग आज क्लास में। सारे एसी बंद है क्या? है? अभी चलाए हैं? मैं इरिटेट हो गया इस बार इंदौर से, लिटरली इंदौर बहुत इरिटेट हुआ मैं, शायद मैं मना ही कर दूं लिटरली। अब देखो इसमें कहानी क्या है। शिट, सुबह की हालत तो खराब थी, शाम को हमारा कचरा कर दिया। अब देखो यहाँ पे एमटीसीआर के बारे में थोड़ा समझाता हूं। एमटीसीआर के बारे में देखो, इसको थोड़ा मैं और बढ़िया समझाता हूं, समझो जरा जो चीजें वहां लिखी थी। दो कंडीशन दे रहा हूं। फिर इंडिया इज नॉट अ मेंबर,
व्हेन इंडिया वाज नॉट अ मेंबर, एक तो ये केस देखेंगे, और दूसरा व्हेन इंडिया बिकम अ मेंबर। अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। वहां आपने थियरी देखा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। जब इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं था तो इंडिया अमेरिका से कहता था मुझे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दे दो। अनमैन्ड एरियल व्हीकल बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये ड्रोन की तरह यूज किए जाते हैं, काफी खतरनाक होते हैं और ये ड्रोन की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। इंडिया डिमांडेड द यूएवीज फ्रॉम अमेरिका, कहां से? यूएसए। और यूएसए ने कहा इंडिया में तुमको नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, मत दो, क्योंकि उस समय इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बनता कब है? 2016 के मिड के आसपास से। ओ, तो 2016 के मिड के पहले की कंडीशन आप बता रहे हो। एग्जैक्टली। अब 2016 के बाद की कंडीशन को थोड़ी बदल गई। 2016 के मिड में कहानी क्या होती है? यहाँ पे यूएवीज, ड्रोन, अमेरिका। पहली तो चीज ये सुनो, ठीक है। और पीछे भी क्या पड़ा था? यही ना, यूएवीज उवीज टाइप की चीजें किसी एक जगह से प्रोलिफरेट नहीं करनी है भाई। तो वही चीज तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, प्रोलिफरेट नहीं करनी। यहाँ देखो, दूसरा कह रहा है अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की हेल्प चाहता है, और हेल्प इस तरह का कि 500 किलोग्राम से ज्यादा वेट का वॉरहेड, वॉरहेड का मतलब होता है गोला बारूद वाला मिसाइल चाहिए, मुझे हेल्प करो, तो कोई कंट्री हेल्प नहीं करेगा। कंडीशन सुनो, कोई कंट्री हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई कंट्री 300 किलोमीटर से अधिक दूरी, अब किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, किलोग्राम है तो वॉरहेड हुआ, डिस्टेंस वाला मिसाइल बनाना चाहता है और इसके लिए किसी कंट्री की हेल्प चाहता है, कोई नहीं करेगा। अगर वो कंट्री एमटीसीआर के मेंबर नहीं है तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई नहीं करेगा। ये हो गया। और सुनो, अगर कोई कंट्री सुपरसोनिक के ऊपर की स्पीड वाला मिसाइल बनाना चाहता है, सुपरसोनिक के ऊपर स्पीड वाले मिसाइल की स्पीड को हम कहते हैं हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक तक तो अलाउ है, लेकिन हाइपरसोनिक की स्पीड अलाउ नहीं है, ठीक है। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो किए गए, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो किए गए। ये सब अभी आपको बाद में समझ में आएगा ये क्या लॉजिक है, ये क्यों ऐसे फैक्चुअल डेटा मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इसी फैक्ट के दम पर आपको कंक्लूजन समझ में आएगा ये क्या है एमटीसीआर, ठीक है ना। अब सुनो, भारत को रशिया से एक मदद मिली और उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस-1। क्या नाम है? ब्रह्मोस-1। और ब्रह्मोस-1 के केस में क्या हुआ समझना। भारत को जो हेल्प मिली इस ब्रह्मोस-1 के केस में क्या था? इस ब्रह्मोस-1 के लिए जो भारत की रशिया ने हेल्प किया, इसका जो वॉरहेड है वो 200-300 किलोग्राम का है। इसकी जो डिस्टेंस है 290 किलोमीटर का है। इसकी जो स्पीड है सुपरसोनिक है। जब ब्रह्मोस-1 के लिए रशिया ने भारत की मदद की थी, ठीक है, जब ब्रह्मोस-1 के लिए रशिया ने भारत की मदद की थी तो उस समय अमेरिका ने रशिया को लताड़ा था। क्यों लताड़ा था? क्यों तुमने बनवाया है? तो साफ से रशिया ने बोला सुनो, हमने सारे पैरामीटर एमटीसीआर के फॉलो किए हैं। अगर आज इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं है तो यही ना नियम था कि 300 के ऊपर कोई ना बनाने में मदद करे, तो मैंने 290 तक तो ही किया है। 500 किलोग्राम ज्यादा मैंने 200-300 ग्राम ही किया है ना। सुपरसोनिक के ऊपर ही तो मैंने सुपरसोनिक तक ही किया है ना। ये रशिया ने बोला था, ठीक है। लेकिन जब 2016 के बाद जब ये चीजें बदल गई, भारत मेंबर बन चुका है, अब क्या है, इंडिया को हो सकता है यूएवी अमेरिका से मिल जाए। दुनिया में यूएवीज में सबसे एडवांस कोई कंट्री है तो अमेरिका ही है, ठीक है। लेकिन घबराओ नहीं, ना तो मिला है और ना मुझे लगता है कभी अमेरिका तुमको देगा। हो सकता है कुछ ऐसी किस्मत तुम्हारी अच्छी आ जाए। दूसरा, मिल सकता है, इट डज नॉट मीन कि वी गॉट इट, ओके। 500 किलोग्राम प्लस बना सकते हैं, किसी की हेल्प मिल सकती है। 300 किलोमीटर प्लस बना सकते हैं। हाइपरसोनिक हो सकता है। अब इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। भारत इस समय ब्रह्मोस-2 बना रहा है और ये सारी चीजें बोली जा रही है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर से ज्यादा, वॉरहेड 500 किलोग्राम से ज्यादा, ये सारी चीजें बोली जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत एमटीसीआर का मेंबर हो गया है तो इस तरह की दिक्कतें नहीं होने वाली है। देखो, एमटीसीआर का मेंबर होने का मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को यह भरोसा दिला चुके हैं कि आप कभी भी हथियार बनाएंगे तो उसका गलत काम नहीं करेंगे, और तब जाकर इस तरह की चीजें, इस तरह की छूट आपको दी जाती है। वैसे बताओ तो एमटीसीआर का मेंबर तो फिलहाल शायद चाइना भी नहीं, ऐसा कहते हैं, ठीक है। एक बात और सुनना यहां पर, अब जैसे बात हुई कि सर ये पैरामीटर क्यों बनाया गया, ये पैरामीटर इसलिए बनाया गया कि खुद को बचाने के लिए आदमी अपनी मदद करने के लिए दूसरे से मदद ले सके। अब मान लो कोई आपके बॉर्डर पे आ रहा है आप पे अटैक करने,
तो 300 किलोमीटर तक का आपको बनाने के लिए छूट दी गई है, मदद लेने की छूट दी गई है, 300 के ऊपर नहीं, क्योंकि 300 का मतलब होता है कोई आप पे करीब आ रहा है तो खुद को बचने के लिए, इसको कहते हैं डिफेंसिव पर्पस के लिए। एक पैरामीटर बनाया गया है अपनी रक्षा, जब कोई आपके करीब आ रहा है तो अपनी रक्षा करने के लिए, तो उसका एक डिस्टेंस बनाया 300 किलोमीटर बस, उससे ज्यादा नहीं। 300 किलोमीटर ज्यादा का मतलब आप इंटेंसली किसी पे अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है। 300 किलोमीटर का मतलब कोई आपके बहुत करीब आ रहा है तब इसका मतलब अटैक करने जा रहा है, आपका दुश्मन कोई आपके करीब क्यों आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक पैरामीटर बनाया गया, तो यहां रीजन क्या था, इस पैरामीटर क्यों लाया गया, एक्चुअल में डिफेंसिव पर्पस के लिए, ठीक है ना। इसलिए ये चीजों को बहुत ही रेस्ट्रिक्ट और कंट्रोल किया गया एमटीसीआर के अंदर। यह है पूरी कहानी एमटीसीआर की। आज तक क्वेश्चन एमटीसीआर पे आया नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मोस 2 पहले तो था कि 2020-21 तक टेस्ट किया जाएगा, अभी इसका जो अनुमानित ईयर है वो 24-25 है। आपके आने वाले समय में ब्रह्मोस 2 आपका अपडेट वाला क्वेश्चन होगा, अब आपकी किस्मत वो 24 जाएगा या 25 जाएगा, ओके एवरीवन। और ये फिलहाल बहुत पुराना है, 2018 से न्यूज में आ रहा है, 18 में जाएगा, 20 में जाएगा, 22 में जाएगा, 24 में जाएगा, अब तो हम इसको 25 ही बोल दे रहे हैं, 24-25 जब होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो पैरामीटर होगा वो इससे ज्यादा होगा, है ना। अब देखो 500 से ज्यादा किलोग्राम का होगा, 300 किलोमीटर से, हाँ 500 किलोग्राम से ज्यादा तक का होगा, 300 किलोमीटर से ज्यादा तक का होगा, हाइपरसोनिक होगा। एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है, सर ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्या होता है, ठीक है, इसको ही बता देते हैं। और सुपरसोनिक हाइपरसोनिक कम से कम 5 जगह आएगा, अब आगे 4 जगह मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये फर्स्ट और लास्ट है, सुन लो क्या होता है ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक। यहीं पर आपको समझाता हूं मैक नंबर के बारे में, ये फिजिक्स में आता है साउंड वाले चैप्टर में। फिजिक्स के साउंड वाले चैप्टर में कंसेप्ट लिखा होता है, 9th-10th की बुक में है मैक नंबर, और फिर लिखा गया मैक नंबर आता कहां से, मैक नंबर है क्या, लिखो मैक नंबर क्या होता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये कितना होता है, ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सीधा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर साउंड में जो साउंड की जो गति होती है एयर में वो 332 मीटर पर सेकंड आती है, ये फिजिक्स में पहले से मेजर करके बताया गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 मैक नंबर। तो 1 मैक नंबर इज इक्वल टू हो गया 332 मीटर पर सेकेंड। अब इसी 332 मीटर पर सेकेंड पर सारा पैरामीटर है जिसके बेस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला स्पीड होता है सबसोनिक, लेस देन 1 मैक। दूसरा होता है सुपरसोनिक, मोर देन 1 मैक अप टू 5 मैक, 1 मैक से ज्यादा 5 मैक तक, ये आपका सुपरसोनिक। और अगर 5 मैक के ऊपर हो गया तो हाइपरसोनिक, अगर 5 मैक के ऊपर चला गया तो ये चलाएगा हाइपरसोनिक, ये हो जाएगा हाइपरसोनिक, ठीक है। तो कहां तक आपको अलाउ किया गया, सुपरसोनिक तक, हाइपरसोनिक नहीं। हाइपरसोनिक में स्पीड 5 गुना 5 के ऊपर, 5 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं 5 मैक तो 5 इंटू 332, 2.5 मैक 2.5 इंटू 332, 0.7 मैक तो 0.7 इंटू 332 मीटर पर सेकेंड, ऐसे रहेगा। अब देखो यहां देखो, 1 मिनट यहां देखो, यहां की जो स्पीड है यहां की ब्रह्मोस 1 की, ये सुपरसोनिक है, 2.5 से 2.8 मैक है। लो मैंने फैक्ट भी लिख दिया, कितनी थी, ये थी। और जो ब्रह्मोस 2 है ना, वहां पे बोला जा रहा है 8 मैक। 8 मैक मतलब 5 के ऊपर, मतलब ये क्या होने वाला है, हाइपरसोनिक, ये मैंने यहां बता दिया। तो जो एक्सपेक्टेड है कमिंग फ्यूचर है ब्रह्मोस 2, वो हाइपरसोनिक है 8 मैक, ठीक है, वो हाइपरसोनिक है 8 मैक। वो हाइपरसोनिक है 8 मैक, ओके। ये हो गया आपका एमटीसीआर का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वासेनार अरेंजमेंट की तरफ, ठीक है।
वासेनार अरेंजमेंट में देखो क्या है, वासेनार अरेंजमेंट जो आता है वो 12 जुलाई 1996 को आता है, 12 जुलाई 1996 को आता है। क्या पर्पस है वासेनार अरेंजमेंट का? वासेनार अरेंजमेंट का मतलब है कि हमें कंट्रोल करना है क्या, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कन्वेंशनल आर्म्स यानी नॉर्मल गोला बारूद, देखो गोला बारूद दो तरह के होते हैं वॉरहेड्स, एक नॉर्मल कन्वेंशनल और दूसरा न्यूक्लियर एटम बम, है ना। अगर न्यूक्लियर बम नहीं है तो वो वॉरहेड क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल, और एटम बम में तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कोई नॉर्मल एटम बम को रोकना है, मतलब नॉर्मल बम को रोकना है, ठीक। और दूसरा डुअल यूज गुड को ले जाने में रोकना है। अब नॉर्मल बम को रोकना है तो समझ में आता है, कन्वेंशनल वॉरहेड्स। डुअल यूज गुड का मतलब क्या होता है? डुअल यूज गुड का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसका एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं और इसमें आपके साथ चालाकी हो सकती है। जैसे मान लो एक इंजन है जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन को मैं एक स्मार्ट एग्जांपल बता सकता हूं डुअल यूज गुड का। इसको मैं एक स्मार्ट एग्जांपल बता सकता हूं डुअल यूज गुड का। कैसे? क्रायोजेनिक इंजन के दो यूज हो सकते हैं। एक, इसको जीएसएलवी में लगाइए, ये एक लॉन्च व्हीकल होता है और जीएसएलवी की मदद से आप चंद्रयान 3 भेजिए, ये तो कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया। इसी क्रायोजेनिक इंजन को आप मिसाइल में लगाइए और इसे वॉरहेड भेजिए, गोला बारूद, ये तो गलत काम हो सकता है। इसका सीधा मतलब क्रायोजेनिक इंजन एक डुअल यूज गुड हो गया। एक ऐसी चीज जिसका एक से ज्यादा यूज हो सके उसे डुअल यूज कहते हैं। और ये डुअल यूज कितना स्मार्टली रहा कि आप कंस्ट्रक्शन के अलावा इसका यूज नहीं, इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। अब हो सकता है आप दिखाने के लिए दुनिया वालों को बोले हम क्रायोजेनिक इंजन लिए हैं, बहुत बढ़िया मिशन चंद्रयान भेजने जा रहे हैं, और पता चला इंडिया में लेने के बाद उसे बम बना रहे हैं आप। तो यहां आज दुनिया में होशियार सब है ना, बेवकूफ तो वो है कि जो होशियार नहीं है, आम जनता, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं, इस हिसाब से होशियारी तो दुनिया में सबको आती है। तो वही बात हो गई कि भाई ऐसा है, कोई स्मार्ट बनकर इस तरह की चीजों का उल्टा सीधा काम नहीं करेगा क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए हो सकता है। इन चीजों को लेकर वासेनार अरेंजमेंट आया और भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का तो मेंबर है, एमडीसीआर का मेंबर है, वासेनार अरेंजमेंट का भी मेंबर बना है पिछले 6-7 सालों में। अब बात करते हैं लास्ट सीटीबीटी के बारे में। अब सीटीबीटी क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो, यूएन जनरल असेंबली में इसको बोला गया लाने के लिए, फिर डिस्कशन हुआ कि इसको लाया जाए और इसका पूरा डिस्कशन 1996 में हुआ। तो 1996 में सबसे पहले सीटीबीटी को दुनिया वालों के सामने लाया गया। कहा गया ये जो तुम 8 कंट्री हो ना, चाइना, इजिप्ट, ईरान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और यूएस, पाकिस्तान, पहले तुम लोग अपने कंट्री में सीटीबीटी को मनवाओ, जिसको कहते हैं रेटिफाई कराओ, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो हमने इंडिया में नहीं बोला ठीक है एकदम मानते हैं। लेकिन जब इंडिया में इस बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो बोला कि नहीं मानेंगे हम। तो इंडिया शुरुआत में तो सिग्नेटरी रहा लेकिन बाद में रेटिफाई हुआ नहीं, और इसलिए, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई कंट्री रेटिफाई नहीं हुए अंत में जाकर सब, और अंत में कभी फोर्स में आया ही नहीं। इसीलिए जब भारत को एनएसजी के मेंबर बनने के लिए भारत बोलता है तो एनएसजी के मेंबर भारत को प्रेशर डालते हैं, पहले जाओ एनपीटी और सीटीबीटी पे साइन करो। एनपीटी पे हम साइन क्यों नहीं करते हैं उसका लॉजिक आप पिछले क्लास में सुन चुके हैं। हम एटम बम नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, हम पोखरण नहीं पाटेंगे, हम नहीं बंद करेंगे, हमें कुछ नहीं पता आगे भविष्य में क्या जरूरत पड़ सकती है, पहला। और दूसरा, सीटीबीटी को क्यों मना करता है? सीटीबीटी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मतलब होता है कहीं भी टेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखो, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो हमने डिप्लोमेटिक आंसर दिया था, हमने ग्राउंड में नहीं अंडरग्राउंड पे किया है। तो इस हिसाब से तो अगली बार कोई और ऑप्शन बना सकता है। झील के नीचे जाके किए हैं, समुद्र में घुस के किए हैं, पानी के सिप पे किए हैं, हिमालय पर्वत पे जाके किए हैं, तीसरे माले से किए हैं, हथगोला फेंक के किए हैं, मतलब कुछ भी बोल सकता है। तो ये होशियारी वाले जो लोग हैं ना, इनको समझाने के लिए, इनसे संभलने के लिए शब्द का यूज किया गया कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भैया कहीं नहीं करना है, बस कहानी खत्म। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब नॉट एनीवेयर, कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट अलाउ नहीं है, इसी को बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यही है पूरी कहानी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। यह है पूरा का पूरा सीटीबीटी का लॉजिक। ये कुछ चीजें थी जो कल बच गई थी, जो मैंने आज खत्म कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
कुछ चीजें और जो रिसेंट अपडेट रही हैं उनको भी हम लोग को पढ़ना है यहां पे, एनर्जी से जुड़ा हुआ रिसेंट अपडेट्स। ये सारे टॉपिक स्टैटिक हैं और अब कवर किए जाएंगे। किसी जमाने के करंट अफेयर्स अब सारे स्टैटिक हैं, ठीक है, और अगले साल के करंट अफेयर्स आपको अप्रैल मई में मिल जाएंगे। अब देखो यहां पे कुछ बातें करनी, जरा समझना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भविष्य में आएंगे आपके एग्जाम में। अब एक टर्म आता है कोल गैसिफिकेशन, क्या है? कोल लिक्विफैक्शन क्या है? पहले तो जान लो, सब भविष्य में आने वाले क्वेश्चन है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है? भविष्य में आने वाला क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? भविष्य में आने वाला क्वेश्चन। थैंक गॉड आ गया भविष्य में, मतलब वो पास्ट टेंस हो गया 2023 में। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट थे और सारे पढ़ाए गए हैं, और आपके एग्जाम के पहले भी पढ़ाए गए हैं, अब ये स्टैटिक की तरह पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। भारत के कोल के साथ क्या दिक्कत है? सर एवरेज और बिलो एवरेज क्वालिटी का कोल है, तो फिर क्या किया जाए? एक प्रोसेस है जिसपे काम किया जा रहा है और उस प्रोसेस का नाम है कोल गैसिफिकेशन। काम चल रहा है, सफलता भी मिल जाएगी। बायोमास गैसिफिकेशन मैंने क्लास में पढ़ाया है। बायोमास लिया, पैरालिसिस प्रोसेस किया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्लोज कंटेनर के अंदर अच्छे खासे प्रेशर में सारा रिएक्शन कराया। और सही बात है, जब क्लोज कंटेनर के अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर दे रहा है, चीजें जब गर्म हो रही है तो अंदर बहुत ज्यादा प्रेशराइज के अंदर प्रेशर के अंदर काम हो रहा है बायोमास गैसिफिकेशन में। ऐसा ही कुछ कोल गैसिफिकेशन में भी किया जाएगा। कोल को भी कंटेनर में लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में उसको जलाएंगे और क्लोज कंटेनर के अंदर सारी चीजें होंगी, और इस प्रोसेस में भी कुछ चीजें बनेंगी। और सुनो, इस प्रोसेस में भी मीथेन बनता है, और मीथेन ही नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, हाइड्रोजन भी बनता है, बहुत सारी और चीजें बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब ये सारी चीजों में से जो पोल्यूशन वाली जो खतरनाक चीजें उनको खत्म कर दो। बताया था स्क्रबर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो जरूरत की चीजें मीथेन वगैरह उनको यूज कर लो। सर ये तो कमाल हो गया। एक एवरेज और बिलो एवरेज क्वालिटी अब घटिया कोयला देश का एक अच्छी गुणवत्ता के मीथेन में परिवर्तित हो गया। ये तो सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर हम इस तरह की चीजें सक्सेसफुल होकर काम करने लगे तो। देश का एक बेकार चीज जो कोयला है हमारा, क्योंकि एंथ्रासाइट नहीं है, जो बहुत अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, वो तो बहुत अच्छा वाला मीथेन में बदल जाएगा। बस यही है पूरा प्रोसेस कोल गैसिफिकेशन। अब लगे ही कंपनियां कर रहे हैं काम, और जो सफल होगा पैसा कमाएगा। तो सर यहां पर कोयले से मीथेन बनाया जा रहा है, बिल्कुल। और वैसे भी मैंने आपको जब पहले दिन क्लास पढ़ाया था, मैंने कहा था देखो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम है। सबसे ऊपर कोयला लिखा था और सबसे नीचे हाइड्रोजन, उसके ऊपर मीथेन। इसका मतलब हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कोयले से काफी ज्यादा है। अगर इस तरह की चीजें हम ज्यादा सफल हो जाते हैं भविष्य में, तो घटिया क्वालिटी का कोल अच्छे क्वालिटी के मीथेन में बदलकर अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू बनाकर उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा जनरेट के लिए यूज कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। और तीसरी चीज, कोयला जलने से पोल्यूशन होता है, मीथेन जलने से कोई पोल्यूशन नहीं है, काफी हद तक ना के बराबर है, बहुत कम है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी। कितना फायदा होने वाला है। अब समझ में आया क्वेश्चन भविष्य में क्यों आएगा? क्योंकि आपका भविष्य कोयले के कोयल गैसिफिकेशन के साथ है, नॉर्मल कोयले के साथ नहीं है। कब आएगा मुझे पता नहीं है, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में, किसी साल जरूर आएगा। जैसे 3 पेरेंट्स बेबी 2016 में क्या किया गया, 17 में उसे अलाउ किया गया, और क्वेश्चन पेपर में आया 2020 में, फिर क्वेश्चन पेपर में 2022 में, और क्वेश्चन पेपर में 28 में भी आएगा, और 30 में भी आएगा, और 40 में भी आएगा, क्योंकि ये चीज तो बन गई ना 2016 में, ठीक है ना। वो अलग बात है, आपने 20 में करंट अफेयर्स बोला, 22 में करंट अफेयर्स बोला, 27 में भी बोलेंगे, 35 में भी बोलेंगे, 45 में भी बोलेंगे, और मरने के बाद जब आपके बच्चे एग्जाम अगर देंगे, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे, उस समय भी आप करंट अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये करंट अफेयर्स ने मुझे बर्बाद कर दिया है, एज ए टीचर की तरह मुझे कभी आगे आने ही नहीं दिया है, इसलिए वो सारा गुस्सा निकलता है, ठीक है। अब देखो कोल गैसिफिकेशन में करते क्या है। कोल गैसिफिकेशन में सब कुछ वही होने वाला है जो आपने बायोमास गैसिफिकेशन अगर ठीक से सुना है और समझा है तो। बस यहाँ पर बायोमास की जगह कोयला होगा, वहां भी सिन गैस था, यहाँ भी सिन गैस होगा, वहां भी मीथेन था, यहाँ भी मीथेन होगा, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहां भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, और भी चीजें होंगी। तो यहाँ पर सब कुछ फिर गैसीफर के अंदर लिया जाए। गैसीफर मतलब वो कंटेनर जिसके अंदर सब कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा खासा प्रेशर होगा, अच्छा खासा टेम्परेचर होगा, अच्छा खासा प्रेशर होगा, अच्छा खासा टेम्परेचर होगा, और सिन गैस बनाया जाएगा। सिन गैस में सारे के सारे सिंथेटिक गैसेस हैं। क्या क्या बनते हैं? बहुत कुछ आते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो छोटा सा एक पिक्चर देके समझाने की कोशिश की गई, देखो हो क्या रहा है। एक गैसीफायर है, सारी चीजों के प्रेजेंस में यहाँ चीजें काफी अच्छी जलाई जा रही हैं, सब कुछ क्लोज कंटेनर के अंदर। ये प्रेशर अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, ये सारी और ये सारे के सारे रिजल्ट है, ये यहाँ पे निकल रहा है। अब इसमें जो जो चीजें चाहिए लगा के अपना स्क्रबर एब्जॉर्ब कर लो, और जो चीजें चाहिए निकाल के प्यूरीफाई करके यूज करो। हाइड्रोजन को फ्यूल ले लो, मीथेन यहाँ लिखा नहीं पर मीथेन भी है, मीथेन को फ्यूल ले लो और इसको यूज करो। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, अब यहां देखो कुछ चीजें हैं, फिलहाल इस पे हम नहीं जाएंगे, गैसिफिकेशन वगैरह क्या सस्ता है क्या नहीं अच्छा है, लेकिन एक बात यहीं पे बता दूं, सुनो। कोल गैसिफिकेशन के बाद लिक्विफैक्शन क्या होता है। जो कोल गैसिफिकेशन में चीजें मिली थी आउटपुट, जैसे मान लो ये चीजें मिली थी, ये आपने भी देखा, ये चीजें कोल गैसिफिकेशन नहीं मिली। ये देखो ये चीजें आपको मिली थी, ये देखो ये सारी चीजें। अगर हम इन सारे गैसेस को कंडेंस कर दें तो गैस लिक्विड हो जाएगा, और पानी को और कंडेंस कर दें लिक्विड को तो ठीक है आइस बन जाएगा। कुछ कैटलिस्ट की मदद से साइंटिस्ट ने क्या किया, इन गैसेस को कंडेंस कर दिया, और कंडेंस करने के बाद जो चीज बनकर तैयार है वो लिक्विड फ्यूल है, और इसी प्रोसेस को कोल लिक्विफैक्शन कहते हैं। लेकिन लिक्विड फ्यूल के साथ एक दिक्कत था, क्या, लिक्विड फ्यूल पोल्यूशन करता है। तो यानी कोल से हमने एक गैस बनाया, गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाया, ये है पूरी कहानी एग्जैक्टली। लेकिन सुनो, कोल लिक्विफैक्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि गैस से तो एमिशन पोल्यूशन काफी कम होता है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर फिर आपने कंडेंस करके बना दिया तो अच्छा खासा पोल्यूशन करता है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए लिक्विफैक्शन को लेकर ज्यादा अच्छा फ्यूचर मैं तो नहीं बोलता, लोग लिखते भले हों अलग बात है, और वही कंसेप्ट जो है कोल लिक्विफैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कोल गैसिफिकेशन में जो चीजें बनी हैं, जो भी आप रिजल्ट देख रहे थे, उन्हीं को कुछ कैटलिस्ट की मदद से कोबाल्ट, आयरन बेस, कुछ कैटलिस्ट को ले लिया जाए, कुछ प्रेशर टेम्परेचर को कंट्रोल करके उनको कंप्रेस किया जाए, तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। लेकिन उसका दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि वो अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा खासा SO2, ये सारी की सारी गैसें निकालते हैं, तो ये उनके साथ एक दिक्कत आएगी। इसीलिए कोल गैसिफिकेशन के साथ अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं, ना कि लिक्विफैक्शन के साथ। लिक्विफैक्शन को हटा दिया मैंने, अब हम चलते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में क्या है, भारत सरकार क्या कह रही है। भारत सरकार पिछले कुछ सालों में कह रही है, इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस का कहना है सीधा सीधा, देखो ऐसा है कि हम लोग 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना शुरू कर देंगे 2030 तक। और सरकार कह भी रही है, अगर कोई कोल गैसिफिकेशन का काम करने के लिए कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसमें 20% सपोर्ट मैं करूंगा। ये आगे की लाइन है, 20% सपोर्ट, रेवेन्यू सपोर्ट सरकार करने को तैयार है, क्योंकि सरकार को खुद इतना प्रेशर है कि आपको बिजली दिया जाए, और अगर आप ये सब चीजें करने लगे तो कितना आसान है। पर इसके लिए पहले क्या करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करना होगा, उसके बाद जाकर इन चीजों को हम प्रयोग में ला पाएंगे। वही चीजें जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। इस तरीके से आगे चलकर सिंथेटिक नेचुरल गैसेस, इवन इस प्रोसेस में फर्टिलाइजर वगैरह भी बनता है, काफी चीजें, फर्टिलाइजर बन जाएगा, और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केमिकल वगैरह बन जाएंगे जिनको और भी जगह हम प्रयोग में ला सकते हैं। जब वो कंप्रेस करोगे ना तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फ्यूचर है गैसिफिकेशन, लिक्विफैक्शन का भारत में आगे आने वाले भविष्य में। गोवर्धन स्कीम हम लोगों ने पीछे देख लिया था, इंदौर वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था, 2018 में चीज लाई गई थी। और जितने भी बायोमासेस होते हैं, ये जरूरी नहीं कि गोबर ही हो, इंदौर शहर के जितने बायोमासेस हैं सबको यूज किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि गाय का गोबर ही हो। ठीक है ना, और उसको यूज किया जाएगा मीथेन बनाने के लिए। और मैंने बोला था ये गोवर्धन स्कीम शुरुआत यहां से की गई है, लेकिन ये पूरे इंटायर इंडिया के लिए होगी। हाइड्रोजन फ्यूल, ये भी 2021 में चर्चा का विषय रहा। 2021 में जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, है ना, ये श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने साफ साफ बोला 2021 में। ठीक है, पहले तो बात कर लें नेशनल हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन के बारे में बोले तो सबसे अच्छी चीज क्या है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, इसको हैंडल करना, जलाना बहुत महंगा है और बहुत खतरनाक है। ठीक है ना, तो जितना अच्छा हाइड्रोजन है उतना ही खतरनाक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ अच्छा ये कि जीरो एमिशन करता है, इसे कोई कार्बन एमिशन नहीं है। और हाइड्रोजन फ्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो वो वाटर बनाता है, और वाटर जलता नहीं है, वाटर तो बुझाता है।
अब बात होती है इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस बोले जा रहे हैं हाइड्रोजन के अंदर। सीधा हम आपको ले चलते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन की तरफ, ठीक है, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी आगे धीरे धीरे। इधर आओ, सीधा हम पहुंच गए नेशनल हाइड्रोजन मिशन की तरफ, ठीक है। देखो एक चीज और मुझे बताना चाहिए, हाइड्रोजन को लेके पूरे भारत में अच्छी खासी कोशिश चल रही है। और मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में, ठीक है, कि दिल्ली में 50 बसों के साथ हाइड्रोजन फ्यूल को मिला के सीएनजी के साथ यूज किया गया सीएनजी गाड़ियों में, जिसमें 20% हाइड्रोजन को मिलाया गया था 50 सीएनजी बसेस में दिल्ली में। और 2018 में चीज की गई थी और 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में चीज की गई थी और 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। इसमें जो नॉर्मल जो मीथेन जलता है सीएनजी बसेस से, उसमें पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम। और अगर हाइड्रोजन को 20% सीएनजी के साथ मिला के यूज किया, यानी 20% हाइड्रोजन फ्यूल और 80% मीथेन, ऐसे केस में जो हीट निकला है, यहां पर जो एनर्जी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पोल्यूशन का स्तर भी 70% कम हो जाता है। कल लेक्चर में मैंने बोला था हाइड्रोजन सीएनजी के नाम से ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है। अब आपको नहीं याद है कल के लेक्चर में तो अलग बात है। कल जब मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत की थी तो विंड एनर्जी के सबसे पहले एक पीडीएफ यहां पे खुला था, उसमें हाइड्रोजन सीएनजी बॉक्स में लिखा था, वही चीज मैं बता रहा हूं। अगर हम हाइड्रोजन को बनाकर इस तरीके से और आपके पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भेजा जाए तो, सर पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब घरों में जो पीएनजी पाइपलाइन आ रही है उसमें अगर मिला के यूज किया जाए तो सर तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा खासा हाइड्रोजन फ्यूल हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी और हमारे पास एक सप्लीमेंट्री फ्यूल होगा जो हमारे घरों तक पहुंचेगा। तो वही बात कही जा रही है, हाइड्रोजन को आगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस सारे तरीके से जब हाइड्रोजन को बनाया जाएगा, इनको पाइपलाइन सप्लाई से घरों घरों तक एक मिक्सिंग पहुंचाया जाएगा, जैसा कि 2018 में सीएनजी बसेस के अंदर सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को मिला के यूज किया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ डील करके 50 बसों में प्रैक्टिकल कर चुका है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2023 में उन्होंने पूछ भी दिया है, जो प्रीलिम्स के पहले मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। और ये मैं आपको पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूं, 2017-18 में भी क्वेश्चन आ चुका था, रिपीट मार दिया क्वेश्चन कि जो नेचुरल गैसेस हैं ग्रीन हाइड्रोजन में, उनमें मिलाकर हम लोग इस गैस की सप्लाई घरों घरों तक पहुंचाएंगे। 2023 का ऑप्शन है ये, एक या दूसरा ऑप्शन, और ये सही लिखा था, ये सही लिखा था यूपीएससी के पेपर में। अब सुनो तो ठीक है, मिक्सिंग करके मिलाएंगे और ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम किया जाएगा। शहरों शहरों के अंदर ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अब देखो ठीक है, पीएनजी के फॉर्म में जाएगा। अब आते हैं यहां पर, ये रहा हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का सोर्स क्या होता है? मेन सोर्स होता है पानी, वाटर। उसके अलावा बायोमास भी होते हैं। हाँ सर, बायोमास गैसिफिकेशन में आपने दिखाया था, है ना। और सर हाइड्रोजन का एक सोर्स होता है, क्या होता है? गैसेस से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मीथेन है CH4, इससे भी हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। जैसे प्रोपेन ब्यूटेन है C3H8 C4H8, उससे भी बनाया जा सकता है। तो व्हाट अबाउट द सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन? पहला वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा बायोमासेस और तीसरा गैसेस, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं आपको नेशनल हाइड्रोजन मिशन पढ़ाने जा रहा हूं, इन तीनों चीजों से मैं आपको हाइड्रोजन बनाने वाला हूं, ठीक है ना। और फिर उसी हाइड्रोजन को हम लोग फिर यूज करेंगे और उस हाइड्रोजन को किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, स्टील इंडस्ट्री में कर लो, कहीं भी कर लो। क्योंकि हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हीट से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या बोलोगे? किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाइड्रोजन को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब सुनो, भारत में हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लाए गए। और शायद सुने होंगे नितिन गडकरी साहब भी बोल दिए, रुक जाओ बस कुछ साल और हाइड्रोजन गाड़ियां चलेंगी। और हाल ही में हाइड्रोजन गाड़ी का एक इनॉग्रेशन हो गया है, ठीक है। एक गाड़ी है जिसका नाम है इनोवा हाई क्रॉस। इसका ट्रायल हुआ था अभी, है ना, हाल ही में। और नितिन गडकरी साहब ने साफ साफ बोला, देखो ये जो गाड़ी है इसमें हमने हाइड्रोजन का ट्रायल किया हुआ है इनोवा हाई क्रॉस में, ठीक है ना। इस तरह के न्यूज आए थे। अभी देखते हैं अभी आगे कितना चलने वाले हैं, हाइड्रोजन फ्यूल को हम लोग किस स्तर पे यूज में लाने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, यह नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर जहां हम लोग हाइड्रोजन को प्रमोट करने वाले। अब देखो, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कौन लेकर आया? सरकार। तो सरकार का नाम आएगा पहले। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 2020-21 में ही अनाउंसमेंट कर देती हैं
नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत में लाया जाएगा और इसका मेन एम ये होगा कि हाइड्रोजन को बनाया जाए और हाइड्रोजन को बनाने के बाद उसको पावर सेक्टर में यूज में लाया जाए। और जो पावर सेक्टर में यूज में लाया जाएगा, यहां पर कोयला नहीं जलेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। ये पूरा लॉजिक है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात 2020-21 बजट में होती है और ये फोर्स में आता है 2022 में, ठीक है ना। और 22 में भी कब? जनवरी में। पर 22 के पीटी में क्वेश्चन नहीं आता मई में, ये क्वेश्चन 2023 के पीटी में आता है ग्रीन हाइड्रोजन पर। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन में क्या है, हमें यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है। अब बात होती है ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाए। देखो एक बात समझो, जनरली जब हमको हाइड्रोजन बनाना होता है तो होता क्या है। देखो सबको पता है हाइड्रोजन बनाने का सबसे आसान सा सोर्स क्या है? वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर लो, हाइड्रोजन और OH बना लो, यानी वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन फ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझना, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। और आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? कोल से। इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सोर्स ले रहे हैं क्या? कोल। और ये कोल क्या कर रहा है? पोल्यूशन। पोल्यूशन। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना लें और उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस करा लें और उसके बाद अगर हाइड्रोजन बनाए तो ये हाइड्रोजन अब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यानी ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर ईवी व्हीकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ जो ईवी व्हीकल्स आते हैं दिक्कत है। हमने कहा क्यों? सर ये चार्ज तो उसी से होंगे ना, कोयले वाले से। मैंने कहा नहीं, सरकार जो स्कीम लेकर आई है फेम स्कीम, FAME वगैरह, इसमें सरकार चार्जिंग पॉइंट बना रही है शहरों में बहुत सारे, और वो चार्जिंग पॉइंट जो होगा वो बैटरी है जो फुल होगा, और उस बैटरी को फुल करने का जो सोर्स होगा वो एक्चुअल में सोलर पैनल होगा। तो ये बताओ फिर आपने कोयला वाली इलेक्ट्रिसिटी कहां गाड़ी को चार्ज, बैटरी को चार्ज करने के लिए? आपने सोलर वाला लिया ना। नहीं बात समझ में आई? नहीं तो कितना कितना ज्यादा लगेगा ना, चीट सा हुआ हमारे साथ। पेट्रोल बंद किए, बैटरी लाए, अब बैटरी को भी चलाने के लिए तो कोयला वाली इलेक्ट्रिसिटी से उसे चार्ज कर रहे हैं ना, नहीं सोलर एनर्जी से करेंगे। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एग्जैक्टली। अगर हाइड्रोजन को नॉर्मल कोयले वाले करंट की जगह, इलेक्ट्रोलिसिस करने की जगह रिन्यूएबल एनर्जी के करंट को यूज कर लें और उससे जो हाइड्रोजन बनेगा क्या कहलाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने समझा लिया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो वो कई चीजों से बन सकता है। मैंने अभी बोला बायोमास से बन सकता है और मैंने अभी बोला मीथेन से बन सकता है। मीथेन से भी कुछ रिएक्शन होते से करने के बाद हम उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन कई तरह के हो गए। अब देखो हाइड्रोजन को जो हम जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज करते हैं, ठीक है। इस केस में कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। ऑफ कोर्स जब कोई कार्बन एमिशन नहीं होता तो उस कार्बन एमिशन का इफेक्ट कहां होगा? कार्बन एमिशन के इफेक्ट को ही तो कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। किस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड आपके अगल बगल नुकसान कर रही है। और सुनो, हाइड्रोजन जनरली जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल, बायोमास से, कुछ केमिकल रिएक्शन करके, और यहां पे कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है। और अगर कुछ तरीके में कार्बन एमिशन हो रहा है तो उस कार्बन एमिशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको आगे बताऊंगा, और वैसे वो पार्ट है इन्वायरमेंट का, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें क्यों करना जरूरी है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ टारगेट्स बनाए हैं। वो टारगेट आपको इन्वायरमेंट में आते हैं, हम कहते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। भारत ने पेरिस कन्वेंशन के बाद ये तय किया था कि मैं 2005 के बेस ईयर को लेकर, है ना, जो शपथ खाते हैं, 2005 के बेस ईयर को लेकर आने वाले 2005 के बेस ईयर को लेकर आगे आने वाले 2030 तक 33 to 35% एमिशन रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस का अपने कंट्री से कर दूंगा। अब अगर भारत इतनी बड़ी शपथ खा रहा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 2005 के लेवल पे जो था भारत में उसके स्तर का 30% कम करने को, तो भाई इसके लिए हमें आगे की योजनाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी ना। तो काफी हद तक जो हाइड्रोजन मिशन होगा उस तरह के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये मैंने इसको इन्वायरमेंट से जोड़ दिया। और आप सबको पता पहले दिन से एनर्जी चैप्टर इन्वायरमेंट के साथ जुड़ जुड़ के डिस्कस हो रहा है, और क्यों नहीं होगा।
और हद तो तब मच गया जब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी से टारगेट 2030 में अचीव होगा, इसमें आप क्या सोचते हैं। आपके मेंस के पेपर में 2022 में क्वेश्चन भी दे दिया। इसका सीधा मतलब है यूपीएससी चाहता है आपको एनर्जी और इन्वायरमेंट दोनों चीजें ठीक से समझो, बैलेंस में समझो। किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के साथ जुड़ के पूछा गया है। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन में है क्या, ठीक है 10% मिक्सिंग के साथ यूज करेंगे, क्या करेंगे आगे देखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कई तरह के होते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं और यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन। लेकिन मैं बार बार कहता था इंपॉर्टेंट तो ग्रीन हाइड्रोजन ही है, लेकिन यूपीएससी क्या कर सकता, हो सकता है 3 स्टेटमेंट के साथ एक ब्लू हाइड्रोजन भी छुआ दे या ग्रे हाइड्रोजन भी टच कर दे। अब आप फंस जाएंगे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए अब तो मैं कहता हूं और देख लो, ग्रीन हाइड्रोजन के सारे आ गए, येलो पर्पल येलो ब्लू ये सब आया नहीं है, तो आगे भविष्य के लिए देख लो। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, सीधा क्लियर। रिन्यूएबल एनर्जी के पावर सोर्सेज से इलेक्ट्रोलिसिस कराकर हाइड्रोजन बनाया जाएगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में क्या, देखो ऐसा आता है, ब्लू हाइड्रोजन में और ग्रे हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन बनाया जाएगा वो मीथेन जैसी गैसों से बनाया जाएगा। मैंने भी बोला था गैसों से भी हाइड्रोजन बना सकते हैं, वाटर से भी हाइड्रोजन बना सकते हैं, बायोमास से भी हाइड्रोजन बना सकते हैं। ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन में हम जो हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है, उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा गैस। तो मान लो मीथेन है, मीथेन से हमने कुछ प्रोसेस किया, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस या ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग प्रोसेस, ये कुछ टेक्नोलॉजी है, उसके टेक्निकल नाम लिखे हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जब आप करेंगे प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन तो बनेगा लेकिन साथ साथ CO2 भी निकलता है। अब अगर ये प्रोसेस करोगे तो CO2 बहुत निकलेगा, तो क्या किया जाए, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक, या तो CO2 को हवा में निकल जाने दिया जाए, और दूसरा CO2 को इकट्ठा किया जाए, उसको कंप्रेस किया जाए और जमीन में ले जाकर काफी नीचे दबा दिया जाए, जिसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे एनवायरमेंट की किताब का, उसमें टॉपिक है क्लाइमेटिक पैरामीटर। उस क्लाइमेटिक पैरामीटर में मैंने एक टॉपिक लिखा है, कार्बन फुटप्रिंट भी वहीं मिलेगा और आपको वहीं पर बहुत सारे टॉपिक और मिलेंगे, कार्बन ऑफसेटिंग मिलेगा, वहीं पर कार्बन न्यूट्रलिटी मिलेगा और वहीं पर आपको ये टॉपिक भी मिलेगा कार्बन सिंक या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक ऐसा तरीका है जहां पर हम करते क्या है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन निकल रहा है उसको किसी जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, तरीका होता है, और उसको कंप्रेस कर लेते हैं और जमीन में ले जाकर काफी नीचे दबा देते हैं। तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक नहीं होता, खतरनाक तो तब होता है जो ऊपर एटमॉस्फेयर में होता है, और नीचे कहीं ले जाके दबाते हैं तो जलने वाला चीज होता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए नीचे जमीन में दबाने पे खतरा नहीं है। तो वो एक लंबे टर्म के लिए परमानेंट जमीन के अंदर, रॉक्स के अंदर दबा दिया जाता है, वो एक सिक्वेस्ट्रेशन, इसको कहते हैं जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। ये चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंट पढ़ोगे तो पूछा जाएगा। और 2017 के पेपर में यूपीएससी ने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपके बीटी के क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। जब आप गलती से वो एनवायरमेंट वाली किताब खोलेंगे जो मेरी है, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। अब सुनो, अब देखो, अगर ब्लू हाइड्रोजन का और ग्रे हाइड्रोजन, डिफरेंस सिर्फ ये है, आप गैस से हाइड्रोजन तो बना रहे हैं, एक केस में आप हाइड्रोजन को CO2 को लेकर सिक्वेस्ट्रेशन करके दबा देंगे और दूसरे केस में आप नहीं करेंगे, एनवायरमेंट में निकलने देंगे, और दोनों प्रोसेस में हाइड्रोजन तो बनेगा, एक को ब्लू बोलेंगे और एक को ग्रे बोलेंगे। अगर हम उसको लेकर कलेक्ट करके जियो सिक्वेस्ट्रेशन करके जमीन में दबा दें, तब तो एनवायरमेंट के लिए नुकसान नहीं हुआ। उस तरह से जो हाइड्रोजन बना इस पूरे प्रोसेस के बाद, वो कहलाएगा ब्लू हाइड्रोजन, और उसको एटमॉस्फेयर में निकल जाने दें तो कहलाएगा ग्रे हाइड्रोजन। ये आगे भविष्य के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और, अगर रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ भी हो सकता है, सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, अगर हम सिर्फ सोलर की बात करें तब उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन में येलो हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अगर ओवरऑल सारे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तब बोलिए ग्रीन हाइड्रोजन, और सिर्फ सोलर की बात कर रहे हैं तो ज्यादा क्लियरिटी के साथ बोलना चाहते हैं तो येलो हाइड्रोजन। अब इसी चीज को आप देखो, यहां पिक्चर में समझाने की कोशिश की गई है, इसी चीज को यहां पिक्चर में समझाने की कोशिश की गई है तो बहुत आसान सी चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। अब देखो क्या है यहां पे, समझो यहां पे, ये देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन में, इधर आपको पीवी दिख रहा है यानी सोलर पैनल, इधर आपको विंड टरबाइन दिख रहा है। इन दोनों से हमने कर दिया बैटरी चार्ज, मिल गया पावर, और बैटरी की एनर्जी से क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर बन गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, है ना। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाने तो ऑक्सीजन में कोई दिक्कत है नहीं, और हाइड्रोजन को ले जाके स्टोर कर दो हाइड्रोजन स्टोरेज में, टैंक में। अब जहां जैसी जरूरत उस हिसाब से यूज करो, पाइपलाइन से भेजना है, 10% भेजना है, क्या भेजना है वो अपना देख लो, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा क्या है,
दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? मीथेन गैस, अभी देखा था मीथेन गैस, वही सी मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, वो जो पीछे बोला था, किया, करने के बाद क्या बनाया? हाइड्रोजन बनाया, यहां बना, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ और क्या बना? CO2। इस CO2 को जमीन में लेके दबा दिया तो क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। और यहां जो हाइड्रोजन बना क्या बोलेंगे? ब्लू हाइड्रोजन। और अगर हमने इसको नहीं दबाया, और एमिट होकर बाहर एटमॉस्फेयर में निकलने दिया तो क्या बोलेंगे? ग्रे हाइड्रोजन। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? ये पिक्चर बहुत क्लियर और चीजों को बता रहा है। पिंक हाइड्रोजन अगर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और येलो हाइड्रोजन सोलर एनर्जी को करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या है? ग्रीन एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में आपको शुरू से बोल रहा हूं, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है? यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को हमेशा क्लीन एनर्जी बोला जाता है। अभी कल जब क्लास खत्म हुई थी, किसी ने मेरे से पूछा सर न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहाँ रखें, रिन्यूएबल में या नॉन रिन्यूएबल में? मैंने कहा दोनों में। कैसे? मैंने कहा न्यूक्लियर एनर्जी में जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, एक बार यूज करोगे खत्म हो जाएगा, तो नॉन रिन्यूएबल हुआ। और न्यूक्लियर फ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट भी तो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, वो तो कभी खत्म होगा ही नहीं, वो नेवर स्टॉप रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम कंट्रोल अनकंट्रोल दोनों में हो सकता है, यानी ये रिन्यूएबल भी होगा और नॉन रिन्यूएबल भी होगा। जहां जैसी जरूरत होगी वहां वैसा जरूरत कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ चुके मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन कभी रुकने वाला नहीं, एक बार शुरू कर दिया चलता रहेगा। तो जब खत्म ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम, थोरियम यूज करने के बाद खत्म हो जाता है एटम बम बनने के लिए, एलसीडी बनने के लिए, तो वहां क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल। तो दोनों तरह की चीजें। चलो अब बात होती है यहां पर सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या चाहती है। अब देखो, सरकार ने सीधे सीधे इस चीज पे सपोर्ट करने की बात की है। और यहां पर कई ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ मिलजुल के काम भारत ने शुरू कर दिया। बहुत सारे कंट्रीज है, नॉर्वे, यूएस भी, अमेरिका ने भी भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पे बड़े लेवल पर काम करने की तैयारी शुरू कर दिया है, ठीक है ना। यूएस भी, काफी चीजें। लेकिन सबसे बड़ा और गुड न्यूज जो आ रहा है वो रिलायंस कंपनी का आ रहा है। ये देखो, रिलायंस कंपनी एग्रेसिव तरीके से 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अब समझिए सब क्वेश्चन क्यों यूपीएससी के आगे आने वाले क्वेश्चन है। तो बच्चा तुम्हारे सालों में, 3-4 सालों में, 5 सालों में ना, यही सब भारत का फ्यूचर है, तो ये सब तो क्वेश्चन है आगे के। अरे गया कोयला, गया पेट्रोल, कोई तुमको ये सब आज पढ़ाती, ये सब बताता ही नहीं है। ये है नई जनरेशन जिसमें तुम लोग हो। मैं तो पुराने से लेकर नए तक हर जनरेशन को देखता आ रहा हूं ना, तो मुझे पता आज क्या चल रहा है, लेकिन उठाता तो शुरू से हूं ना। आपको पूरा स्टडी होना चाहिए कंसोलिडेटेड तरीके से, है ना। आप देखो 75,000 करोड़ लगाने जा रहे हैं, और कितने सारे 4 गीगा फैक्ट्रीज की फोकसिंग कर रहा है, सोलर, स्टोरेज, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन चीजों पे काम कर रहा है, ठीक है। यह है भारत का भविष्य। और क्यों ना करे रिलायंस को पता है भविष्य इनके साथ है। अगर हम इन चीजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ज्यादा से ज्यादा सफल होते हैं तो कल को हम जम के पैसा कमाएंगे। और एनर्जी सेक्टर तो ऐसा है कि सबको चाहिए। क्यों? रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस गैस, और रिलायंस का भविष्य वाला प्रोजेक्ट जो रिलायंस को और ऊंचा ले जाएगा और पैसा कमाने में मदद करेगा, दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाएगा, ठीक है। अगर ये रिसर्च डेवलपमेंट नहीं किए जाएंगे तो कंपनियों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं आगे भविष्य के लिए। देखो ना, आजकल पहले जमाने में लोग ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट लेने की बात करते थे, आजकल लोग सैटेलाइट से लेने की बात कर रहे हैं। उधर इलॉन मस्क लगा हुआ है स्टारलिंक प्रोजेक्ट से सैटेलाइट से इंटरनेट देने के लिए, और इधर रिलायंस भी लगा हुआ है, उधर एयरटेल वनवेब कंपनी के साथ डील करके लगा हुआ है। सब के सब इस समय आगे के भविष्य की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो बाजी मार जाए। अब जो रिसर्च करेगा वही तो बाजी मारेगा। अब जैसे इस क्लास में है, ठीक है ना, सब के सब लगे हुए यूपीएससी की तैयारी में। जो ढंग से कर जाएगा, मेरी बात मान जाएगा, वो साइंस टेक में तो निकाल लेगा, है क्या नहीं। तो हर आदमी घर पे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा ना अपना, क्योंकि हर किसी को पता कंपटीशन आगे बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि रवि सर पढ़ा रहे हैं और बहुत बच्चे तैयार हो रहे हैं, है कि नहीं। हमारी तरह बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब समझ रहे हैं। अब जो बढ़िया कर जाएगा हम बाजी मार जाएगा, चलेगा। वैसे सुनो, हमारे केस में तुम जितना बोल दो उतना ही कर लो, बाजी मार दोगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ये भी हो गया। हाँ, अब पहुंचते हैं लिथियम बैटरी की तरफ। मैंने सोचा पीछे सालों में लिथियम बैटरी आनी चाहिए। पिछले कई सालों में हम लोग लिथियम बैटरी का ही यूज किए हैं। पिछले कुछ साल में तुम लोग सुने हो कि अभी हाल ही में फिर सुने हो कि लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व मिला भारत में। तो मुझे लगा भाई अब तो दे दो, इस बार आ जाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, लिथियम आयन बैटरी वैसे भी एक सदाबहार बैटरी है, गाड़ियों में लग रही है और भविष्य में भी लगती रहेगी। तो लिथियम आयन बैटरी अगर पीछे नहीं आया है तो आगे आएगा, और अच्छा अगर पीछे नहीं आया तो आप ही किस्मत में है।
और आप मुझे बताओ कौन ऐसा बच्चा जो लिथियम आयन बैटरी जाके किसी कोचिंग में पढ़ रहा है? सब तो लास्ट के 100 पन्ने का नोट्स वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, सब यही कर रहे हैं। पूरा इंडिया सिर्फ 4 ही विषय पढ़ रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पूरे साल। और ये कह लो 6 अटेम्प्ट तक। पूछो क्यों? पीटी नहीं निकला एक बार, तो 6 अटेम्प्ट तक वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ रहा है। और साइंस एनवायरमेंट में वो दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में भी लास्ट में जो 100 पन्ने का करंट अफेयर्स का नोट्स आता है किसी कोचिंग का 765, 555, वही पढ़ लेता है, कहानी खत्म हो जाती है और उसे एक क्वेश्चन बनता नहीं है। और एक बन गया तो 14 नहीं बना ना, क्वेश्चन तो आपको 40-45 मिनिमम कर रहे हैं ना। आइए मैं पढ़ाता हूं आपको लिथियम रिजर्व्स। देखो ऐसे है, अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको बैटरी बाद में पढ़ाऊंगा ना, थोड़ी ज्योग्राफी बता दूं। जैसे हम लोग मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सोना है, चांदी है, कहाँ मिल रहा है, कोयला सबसे ज्यादा नंबर 1 का है, ये सब आता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में। तो ये असल में ज्योग्राफी का पार्ट है। रिजर्व्स, ये रिजर्व कहाँ है, धान की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ है, मोनाजाइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट पोल्यूशन, वो तो चलो वो तो इन्वायरमेंट का आ गया क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर। बताओ, सब मैग्नेटाइट पोल्यूशन पूछ रहे हैं यूपीएससी में। तुम एयर पोल्यूशन पढ़ के जा रहे हो वाटर पोल्यूशन, वो मैग्नेटाइट पूछ रहा है। अरे मतलब पकड़े नहीं पा रहे तुम लोग क्वेश्चन, कहाँ चिड़िया उड़ हो जा रही खट से। एग्जाम में जा रहा है चिड़िया उड़, ये क्या था? हम तो पानी वाला पोल्यूशन पढ़ के आए थे, पानी पियेंगे दस्त होगा। अरे वो छू गया जमाना, वो गया जमाना, अब समझ ही नहीं पा रहे हो, गया जमाना। ठीक है ना। आइए पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लिथियम आयन बैटरी पे क्वेश्चन बनता है तो हमको लगता है क्या पता लिथियम रिजर्व पे 1-2 स्टेटमेंट दे दे और तीसरा चौथा स्टेटमेंट थोड़ा टेक्निकल दे दे, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए लिथियम रिजर्व क्या है देख लेते हैं। लास्ट रिपोर्ट फरवरी 2023 का है, क्या है मेरे पास? ठीक है, इंडिया दुनिया में 7वां कंट्री बन जाता है, लिथियम रिजर्व जो दुनिया में 7वें नंबर पे हमारे पास है। बहुत बढ़िया। कुल रिजर्व हमारे पास 5.9 मिलियन टन हो गया। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है सबसे बड़ा भारत का रिजर्व लिथियम मिला के हम लोग 7वें रैंक पर आ गए। ठीक है, चाइना हमसे ठीक है 1 स्टेप ऊपर है, पहले कई स्टेप ऊपर था। ठीक है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है कोई, जम्मू कश्मीर वगैरह के, वहां पे सबसे बड़ा रिजर्व मिला है। और ये भारत के वो स्टेट, ये रिपोर्ट 8 फरवरी 2023 का है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का रिपोर्ट आया। लोकसभा वालों ने क्वेश्चन पूछा होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत में जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो इन्हीं स्टेट्स में अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वो 7 राज्य हैं जहां पर ये रिजर्व्स अवेलेबल है पूरे भारत में। तो ये तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, स्टेट वाले। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं। ये देखो, सबसे पहली बात, कोई लिथियम बैटरी है, इसको हम ग्रीन फ्यूल क्यों नहीं कह सकते? चलेगा, पोल्यूशन है नहीं। और चार्ज करने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? सोलर कर लो, तो पोल्यूशन हुआ 0। बहुत बढ़िया। व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम को, बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप हर जगह बहुत अच्छा। अब सुनो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तुम लोगों को। सबके दिमाग में लिथियम का मतलब बैटरी ही आ रहा होगा, सबके दिमाग में लिथियम का मतलब बैटरी ही आता है। लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि क्या लिथियम का उपयोग सिर्फ बैटरी के लिए करते हैं? तो आंसर है नहीं। लिथियम का उपयोग जो लोग डिप्रेशन में हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हैं, उनको भी लिथियम के कुछ कैप्सूल्स दिए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो सर ये तो एंटी डिप्रेशन की तरह भी काम कर सकता है ही है, एंटी डिप्रेशन के लिए भी काम किया जाता है। इतना ही नहीं, जो स्पेस व्हीकल्स होते हैं, जो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, जो मिलिट्री की चीजें होती हैं, उनके बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। उनकी चीजों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, लिथियम का उपयोग किया जाता है। ये कुछ डेटा है मेरे पास। क्या डेटा है मेरे पास? जो डेटा है वो ये है, सुनना जरा। दुनिया में एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट कितना होने वाला है? तो 20 और 30 में इतना होने वाला है। इसका सीधा मतलब है लिथियम आयन बैटरी की जरूरत समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली कि नहीं बढ़ने वाली? बहुत बढ़ने वाली। ये चीजें आपके पेपर में पीटी में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होती हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा 10 साल, और ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के डेटा हैं जो मैं लाया हूं। ऐसा नहीं कि कोई सड़क छाप किसी बंदे ने कोई डेटा दे दिया अपने मन से, नहीं ना, ये सब स्टैंडर्ड डेटा है। ठीक है, इधर आइएगा,
इधर आइए, अब देखिए, यह भारत के पहले के कंट्री, कुल 6, और नंबर 1 पर है बोलीविया। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व किसके पास है? और 6ठे नंबर पे है चाइना। और रैंकिंग में देखो तो बोलीविया, अर्जेंटीना, यूएस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, थैंक गॉड, उसका इंडिया 5.5। तो हम दुनिया में किस नंबर पे आ गए? 7वां। और ये जम्मू कश्मीर वाला सबसे बड़ा रिजर्व मिला अचानक, किस्मत है, चलेगा। अब देखो और आगे बढ़ो, अब देखो लिथियम आयन बैटरी पर चलो, हो गया रिजर्व हो गया। अब चलते हैं लिथियम आयन बैटरी की तरफ। देखो लिथियम आयन बैटरी को आसान बनाने के लिए मैं पहले कुछ बातें कर देता हूं, और बहुत आसान बन जाएगा ये। आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई है जिसका नाम है फ्यूल सेल, याद है? फ्यूल सेल में मैंने क्या बताया था? सर एक एनोड था, एक कैथोड था, इलेक्ट्रोलाइट्स था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चला था और इलेक्ट्रिसिटी बन गई थी। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग घर जाके रिवीजन कर रहे हैं, बाकी वो तो लग रहा होगा साफ हो गया दिमाग से, नहीं बाकी लोग साफ हो गया। विवेकानंद बोलते हैं ना, 17 घंटे के अंदर रिवीजन नहीं हुआ तो 70% साफ। तो जो लोग 17 घंटे के अंदर क्लास का रिवीजन नहीं करते उनका 70% साफ हो चुका होता है, और आज वो लग भी रहा है उनको, हाँ यार ये तो हम ही हैं, वो जो विवेकानंद बोले थे वो हमारे ऊपर ही बोले थे। अब सुनो, वही चीजें एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, लोड्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ मूवमेंट ऑफ करंट्स, ये चीजें आपको इस बैटरी में भी दिखाने वाला हूं, ठीक है? बैटरी में 2 चीजें होती हैं, पहला बैटरी चार्ज है, दूसरा बैटरी डिस्चार्ज है, और बाकी बीच का प्रोसेस है, चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना? पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं, फिर चलते हैं लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है। तो पहले लिथियम आयन बैटरी का एक पिक्चर देखो जो मैं दिखाता हूं। हाँ, 1 मिनट। लिथियम आयन बैटरी आने के पहले एक्चुअल में कौन सी बैटरी दुनिया में ज्यादा यूज होती थी? ये निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड वाली। अब ये पेपर में 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा था? कोबाल्ट सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कांगो। कोबाल्ट की बैटरी दुनिया में नंबर 2 पर है। कोबाल्ट की बैटरी दुनिया में नंबर 2 पे है, और नंबर 1 पर कौन सी बैटरी है? लिथियम। देखो उसका एक डेटा भी है, किसने बैटरी वोटी डेवलप किया था उसे छोड़ो, मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है ना। इधर देखो, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक मिनट देखते हैं मेरे को, एक फैक्ट मैं देख रहा हूं, नहीं मिला, कोई बात नहीं। सिर्फ ये जानो दुनिया में नंबर 1 पर जो है वो लिथियम बैटरी है, नंबर 2 पे कोबाल्ट बैटरी है, ठीक है? पहले 2-3 चीजें मैं बता दूं, इधर देखो, मैं फिर आपको कह रहा हूं जो हम लोगों ने फ्यूल सेल की बात की थी, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां पे भी वही है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिथियम आयन बैटरी में भी। पहले हम सामान इकट्ठा कर लेते हैं ना, तब हम बताते हैं कैसे लिथियम आयन बैटरी काम करती है। जो चीजें यूज होने वाली पहले सुन लो। अब बोलेंगे इंटरकैलेशन तो ये क्या होता है? डी इंटरकैलेशन क्या होता है? पहले टुकड़ों टुकड़ों में सामान सुन लो, सामान मिला के सब्जी बना लेना, ठीक है ना? पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब सर इंटरकैलेशन क्या होता है? जब बैटरी चार्ज होती है उसको इंटरकैलेशन कहते हैं, और जब बैटरी यूज हो रही होती है यानी डिस्चार्ज हो रही होती है उसको डी इंटरकैलेशन कहते हैं। इंटरकैलेशन, डी इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन का मतलब है व्हेन द बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज, है ना, मतलब बैटरी यूज हो रही है, खत्म हो रही है, इंटरकैलेशन। और जब बैटरी चार्ज की जा रही है उसको क्या करें? डी इंटरकैलेशन। अब ऐसा है, बैटरी जब यूज होती है डिस्चार्ज होता है, और बैटरी को जब चार्जिंग पे लगा दे तो बैटरी चार्ज होता है। अब जैसे मेरा मोबाइल इस समय ऑन है और सुनो, और चार्ज भी हो रहा है, तो मेरे मोबाइल फोन में जो बैटरी चार्ज हो रहा है वो डी इंटरकैलेशन है, और जो बैटरी यूज हो रही है इसके होते स्क्रीन ऑन है वो इंटरकैलेशन है। मेरा फोन चार्ज भी हो रहा है इस समय और ऑन भी है, तो ऑन का मतलब मेरा डिस्चार्ज भी हो रहा है और चार्जिंग का मतलब चार्ज भी हो रहा है, तो मेरे मोबाइल पर अभी साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चल रहा है। टर्म पहले समझ में आ रहा है? इंटरकैलेशन मतलब डिस्चार्ज, यूज हो रहा है, यूज हो रहा है ना, और डी इंटरकैलेशन का मतलब चार्ज।
मतलब अगर हम चार्जिंग में मोबाइल फोन लगाते हैं तो क्या चल रहा है? डी इंटरकैलेशन। पहले कंफर्म कर लो, चलो सहमत हो मेरी बात से? अगर हम मोबाइल फोन को चार्ज पे लगा दिए और अब चार्ज हो रहा है बैटरी, दोस्तों क्या बोलोगे? चार्ज हटा दिए और मोबाइल फोन अपना ऑन है, ठीक है। तो अभी मेरे मोबाइल फोन में क्या प्रोसेस चल रहा है? दोनों, क्योंकि मोबाइल फोन ऑन भी है और चार्जिंग भी हो रही है, ठीक। हाँ, अगर मोबाइल फोन मैं ऑफ कर दूं और सिर्फ चार्ज लगाऊं तब मेरे मोबाइल फोन में क्या हो रहा है? मतलब तुम लोग कितने इंटेलिजेंट बन गए 2 मिनट में। रुक जाओ, एक दिन मैं गलती से अपना रुमाल घर पे भूल गया, दुर्गत हो गई मेरी। उसके बाद मैं कभी नहीं भूलता और मैं 3 दिन रखता हूं अपने बैग में, लैपटॉप वाले बैग में और अपने पॉकेट में। कहीं भूल भी गया तो तीसरी जगह होगा। और रोज ये चीजें मेरी बदलती जरूर है ना। आप लोग की तरह गंदा नहीं हूं मैं। सॉक्स, रुमाल, बाकी आप समझ रहे हैं ना। ये चीजें और कपड़ा वपड़ा तो रोजे बदले अच्छा है, ठीक है। इतनी स्मेल, इतनी, आप जानते हैं आपकी बॉडी से सेल्स निकलते हैं, ये सब डेड होते हैं, सब केराटिन नहीं है, डेड सेल्स हैं, और ये आपकी बॉडी पे जाके बैक्टीरियल ग्रोथ करते हैं। कपड़े रोज फ्रेश पहनने चाहिए, मूड हमेशा फ्रेश रहता है, नहाना रोज चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। अब चलिए आप देख लीजिए कितने गंदे हैं आप, वो तो आप ही जानते हैं। चलिए या कितने साफ सुथरे हैं। अब देखो बच्चों, लिथियम आयन बैटरी सुनो, बहुत मजेदार टॉपिक है। लिथियम आयन बैटरी में होता क्या है समझो। अभी लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है समझो बच्चों। ऐसा है, पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बता देता हूं और उस कंडीशन को पहले तो अपने दिमाग में रख लो। पहले उस कंडीशन को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। जब बैटरी चार्ज्ड है, फुली चार्ज है, तो लिथियम इधर है, इधर मतलब एनोड की तरफ, और लिथियम जो है वो ग्रेफाइट के साथ मिला हुआ है, उसको बोलते हैं लिथियम ग्रेफाइट। और लिथियम ग्रेफाइट का फार्मूला होता है LiC6। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं किसी फुली चार्ज बैटरी में जो लिथियम होता है वो किधर की तरफ होता है? एनोड की तरफ। और किसके साथ बंधा होता है? ग्रेफाइट की तरफ। उसको क्या बोलेंगे? लिथियम ग्रेफाइट। इसका मतलब फुली चार्ज बैटरी में एनोड की तरफ लिथियम ग्रेफाइट होता है। इतना याद रखोगे? जल्दी बोलो। ठीक है। और फुली डिस्चार्ज बैटरी में कैथोड की तरफ लिथियम मेटल ऑक्साइड होता है। ओ, इसका मतलब कुछ लिथियम का इधर उधर हो रहा है, और लिथियम का इधर उधर होने की वजह से इसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। अब सर ये कैसे आयन बैटरी और मूवमेंट होता है वो समझाओ। पहले तो तुम लोग हमको कंडीशन पहले ढंग से समझाओ। किसी चार्ज बैटरी में लिथियम किधर है? किस रूप में? और अगर बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई तो लिथियम किधर है? कैथोड की तरफ। कहां? किसके अंदर? बहुत बढ़िया। अब सुनो, चार्ज बैटरी लिखा है, लिखो, फुली चार्ज बैटरी में लिथियम इज टुवर्ड्स एनोड, और फुली डिस्चार्ज बैटरी में लिथियम इज टुवर्ड्स कैथोड, लिथियम मेटल ऑक्साइड की तरफ। क्लियर? सुनते जाना, बहुत आसान है, अगले आने वाले वर्षों का क्वेश्चन है ये। अब सुनो, स्टैटिक है ये, बोलना नहीं, करंट अफेयर्स, ठीक है। यहां पे हमने एक बल्ब लगा लिया, ठीक है सर, लगा लो। सुनो, बीच में क्या भरा है? क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट। हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने फ्यूल सेल में भी बताया था, याद आ रहा है? वहां पे भी प्लेटिनम वोल्टेनियम टाइप का था, ले लो प्लेटिनम टाइप, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा? इस लिथियम ग्रेफाइट को तोड़ेगा। जैसे ही तुम लोड लगाओगे बल्ब को ऑन होना है, तैसे प्रोसेस शुरू होगा। पहले तो लिथियम और ग्रेफाइट अलग हो जाएगा जैसे बल्ब लगाओगे, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, लिथियम को तोड़ेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही लिथियम को तोड़ेगा क्या बनेगा? Li+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। नहीं समझ में आई बात? क्या बनेगा? Li+ इलेक्ट्रॉन माइनस। अब सुनो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स लगातार लिथियम को तोड़ता रहेगा, लिथियम ग्रेफाइट के अंदर जो लिथियम मौजूद है, जैसे लोड लगाओगे, और बार बार Li+ बनना रहेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस निकलता रहेगा, Li+ बनता रहेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस निकलता रहेगा। और यहां पे क्या है? लिथियम आयन मेम्ब्रेन, एक्सचेंज मेम्ब्रेन। पीछे क्या मिला था?
प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या करेगा, लिथियम को इधर कर देगा, यानी यहां सारा का सारा जो लिथियम इधर है वो सारा का सारा लिथियम इधर आने लगेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा का सारा लिथियम इधर आएगा। अब क्या होगा, ये लिथियम जो इधर आएगा, ठीक है ना, इसके मोहब्बत में ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो फटाफट इधर चलने लगेगा। नहीं समझ में आई बात। अगर लिथियम इधर आया तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम इधर आएगा तो इसकी तरफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, लिथियम इधर मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे, और इलेक्ट्रॉन अगर बच्चा इधर जा रहा है तो करंट ऐसे चल रहा है, और करंट ऐसे चल रहा है तो बल्ब जल गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, बल्ब जल गया, हो गया काम। अब सुनो, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज करना है। अब क्या किया जाए, बैटरी चार्ज करना है, प्लग में लगा दो प्लग में, ऑन ऑफ। जैसे ही प्लग में लगाओगे, ये सारा लिथियम जो इधर से इधर आया, ये सब इधर जाने लगेगा, और धीरे धीरे सारा लिथियम इधर जाके इधर पूरा का पूरा लिथियम भर जाएगा लिथियम ग्रेफाइट के साथ, बैटरी फुल हो जाएगी। नई बात समझ में आ रही है, बैटरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ये है पूरी लिथियम आयन बैटरी। समझा ले गया हूं, बस कंडीशन याद रखना, क्या चार्ज बैटरी में, लिथियम कहां है, और जब बैटरी को यूज कर रहे हैं तो सारा लिथियम किधर जा रहा है, समझ में आ गया। और जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो सारा लिथियम किधर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेशन या डी इंटरकैलेशन, इंटरकैलेशन। और ये चार्जिंग को क्या बोलते हैं, अब क्या, अब तो यही कि बल्ब जला दिया जाए, बस हो गया भाई। अच्छा, ये देखो, ये डिफरेंट तरह के लिथियम बैटरीज हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज किए जा रहे हैं। जो हल्की फुल्की चीजें होती हैं लिथियम आयन बैटरी वाली, वो देखो क्या क्या है, सेलफोन, लैपटॉप्स, कैमरास, ये सब लिथियम कोबाल्ट हैं। पावर टूल्स, मेडिकल, हॉबीज कुछ होते होंगे, ये सब हैं। देखो, मैं तो यहां आपको दो ही सजेशन दूंगा, एक आप ये वाला ध्यान रखो और एक ये वाला याद रखो। जली जो गाड़ियां हैं, ईवी व्हीकल्स, उन ईवी व्हीकल्स में क्या है, और जो हल्के डिवाइसेस हैं जैसे कैमरा है, लैपटॉप है, इन सब चीजों में ही है। अच्छा, लिथियम आयन के केस में ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि बता देता हूं। ऐसी ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बता देता हूं, क्योंकि हम लोग के पास लिथियम बैटरी तो है हर किसी के मोबाइल में। आज कम से कम मोबाइल की लाइफ बच जाएगी, बैटरी जल्दी नहीं चेंज कराना पड़ेगा, इसलिए बता देता हूं, ठीक है। पहला, बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज मत होने दो। कुछ लोग होता है एक बैटरी खत्म हो जाती, नहीं भाई, जैसे 20% के नीचे आता मेरे मोबाइल फोन लाल आ जाता है, मैं चार्जिंग शुरू कर देता हूं। फुली डिस्चार्ज मत करने दो, क्योंकि फिर से अगर पूरा डिस्चार्ज हो गया और फिर से चार्ज करना पड़ा तो पूरा लोड के साथ आपको एक साथ ऑन करना होता है, तो फिलामेंट जलते हैं। पहली चीज, नॉन यूज केयर, 40 से 60% के कंडीशन में ही उठा के फोन रखा करो। अगर आपको फोन यूज नहीं करना है तो बंद करके, जब आपके फोन की बैटरी 40 से 60% हो। अगर यूज नहीं हो रही है तो लिथियम आयन बैटरी को जनरली थोड़ा कम टेम्परेचर वाली जगह रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेटर में चलेगा, लेकिन फ्रीजर में नहीं चलेगा। क्लियर कर दे रहा हूं मैं, पढ़ोगे तो बहुत क्लियर मिल जाएगा। रेफ्रिजरेटर तक तो ठीक है, लेकिन फ्रीज में ठीक नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं वो जम जाएंगे और बैटरी खराब हो सकती है। अच्छा, बैटरी तभी खरीद के एक्स्ट्रा रखिए जब जरूरत हो। और एक्स्ट्रा क्यों रखिएगा, क्योंकि खरीदना ही तब है जब यूज करना है। क्योंकि बैटरी जिस दिन से आप लेकर आते हैं उसका डिप्रेशिएशन, कुछ भी बोलो, उसी दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए बैटरी लेकर 6 महीने मत रखिए, आपकी बैटरी की क्वालिटी खुद ही 6 महीने खराब हो रही है।
अगर अभी लगाना है या कल लगाना है तब लेकर आइए, फिर लगाइए। बात समझ में आई? लिथियम आयन के केस में खत्म। कुछ चाय और 2 बिस्किट खिला दो बस, बहुत बढ़िया। हाँ, लिथियम आयन बैटरी में सारे बच्चे बताएंगे, देखना। लिथियम आयन बैटरी में इंटरकलेशन, डी इंटरकलेशन एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुम कहां थी बच्चा जब हम बोले थे हमारा मोबाइल फोन चार्ज भी हो रहा है और ऑन भी है? उस समय इंटरकलेशन डी इंटरकलेशन दोनों बोले थे। ये कह लो कि हम टॉपिक की शुरुआत ही वहीं से किए थे, इंटरकलेशन डी इंटरकलेशन बनाने के बाद। किए थे कि नहीं किए थे? सारी कहानी हो गई, सीधा कौन थी पता ही नहीं। देख रहे हो तुरंत ही अभी एक क्वेश्चन हम, अरे हम जान के ये टॉपिक बताए थे क्योंकि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे वो लगा था। सुनिए, ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल हम लोग कहां पढ़े? जल्दी बताइए। बायोफ्यूल पॉलिसी में सर आप पढ़ाए हो, वो 10% एथेनॉल और 20% एथेनॉल के टाइम में, ठीक है? तो यहां टाइम बर्बाद नहीं करना है, सारी चीज पढ़ाया हूं। वो यहां पीपीटीज बना के रखता हूं कि भाई ठीक है कोई चीज छूटा हो तो देख लो। देखो सब पता है, E20 25 में ये और 5% कब कब करना, बहुत सही। और अब हम आते हैं कहां, ये टॉपिक भी खत्म है, ठीक है? और मैंने एक नुकसान नहीं बताया था, याद है क्या? मैंने एक नुकसान बताया था फ्लैक्स फ्यूल के बायोफ्यूल के साथ। एथेनॉल जो होगा वो क्या करेगा? लुब्रिकेंट्स को क्लीन कर देता, धो देता है। तो मशीन जो होगा वो ऑयली नहीं रह जाएगा, ऑयली नहीं रह जाएगा। नहीं बताया था? नहीं बताया, कोई बात नहीं, 2 मिनट सुन लो, एक बात समझो। अगर मान लो मेरे पास सीएनजी गाड़ी है, तो सीएनजी गाड़ी में तो तेल होता नहीं, तो हवा है। जल्दी बोलो। तो आपकी गाड़ी में तो वियरिंग टेयरिंग होता रहेगा, और अगर ऑयल या लुब्रिकेशन रहेगा पेट्रोल डीजल, तो वियरिंग टेयरिंग कम होगा। तो इसका मतलब है कि सीएनजी गाड़ियों की उम्र कम होती है। नई बात समझ में? नहीं समझ में आया? एक मिनट, साइकिल चलाए हो, ग्रीस व्रीस डालते थे, कहां डालते थे? वही तो हो गया, हवा से स्मूथ चलेगा इंजन, वो मशीन है, मशीन स्मूथ बनेगा। ग्रीस है, लुब्रिकेंट है, वो तो हवा है। थोड़ा देर में बोले यस ना। चलो, तुम लोग का क्या हाल है, आगे समझ? अच्छा, तो सीएनजी की लाइफ क्या होती है गाड़ियों की? रीजन समझ में आ गया क्यों? ठीक है भाई, गाड़ियां तो प्लास्टिक की होती नहीं है, गाड़ियां तो लोहे की होती हैं, स्टील सब की होती है, उसमें तो होगा फ्रिक्शन। अच्छा एक मिनट, एथेनॉल के साथ क्या है? एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, अगर कहीं तेल होगा ना उसको क्लीन कर देगा। तो अब हाथ में मान लो कुछ लगा, एथेनॉल से धो लो, तो क्या होगा? तेल वेल छूट जाता है। अब बताओ, तेल में और एथेनॉल की मिक्सिंग लगाएंगे तो तेल किसी मशीन पर होगा, लगेगा, उसको लुब्रिकेंट बनाने का तो धो देगा। तो एथेनॉल से क्या हुआ? गाड़ी का क्वालिटी खराब होगा। एथेनॉल आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा गाड़ी का, अच्छा है कि नहीं? पोल्यूशन कम करेगा, अच्छा है। लेकिन सुनो, गाड़ी की उम्र कम करेगा। हम कुछ बोले नहीं है, ठीक है? और आप कुछ सुने हैं, ठीक है? बस आप समझ गए हैं, बोलो हाँ। बायोफ्यूल हो गया, ठीक है? दोबारा नहीं।